अकबर के महल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। रसोई के बर्तन गायब होते, रजाइयों के कोने से सोने के सिक्के लुप्त हो जाते और कभी कभी दरबार से बहुमूल्य ताज की एक कड़ी कमी सी दिख जाती। स्वयं बादशाह को भी ये बात नागवार गुजर रही थी। महल, जो हमेशा उसकी आवाजाही और उसकी निगरानी में था, अब चोरी वालों का अड्डा बनता जा रहा था। दरबार में हर किसी के चेहरे पर शक की परतें जमने लगी। मंत्री, सैनिक, दरबारी, हर किसी पर लोगों की नजरें टिकने लगी। अकबर का गुस्सा बढ़ा तो उसके साथ चिंता भी। आखिर कौन है जो दरबार की गहरी रातों में चुपचाप आकर सामान उठा लेता है? अकबर ने दरबार बुलाया। हर बड़ा और छोटा अधिकारी, ठकुरे, कवि और कलाकार वहीं मौजूद थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे महल में चोर है, पर ये चोर सिर्फ सामान नहीं चुराते, वो मेरे लोगों का आत्मविश्वास भी चुराते हैं। मुझे ये नहीं जानना कि किसने चोरी की, बल्कि मुझे वो व्यक्ति पकड़ कर लाना है जो ये सब करता है। सबके चेहरे पर तनाव छलका। कुछ ने सुल्तानी गुस्से से आंखें झपकाई, कुछ ने शांतिपूर्वक सिर झुकाया। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा, उस बुद्धिमान, चालाक और मीठी बातों वाले मंत्री की ओर जिसने अनेक बार जटिल समस्याओं को सरल चाल से सुलझाया था। बीरबल, अकबर ने कहा, इस बार मुझे तेरे से खेल नहीं, पर जरूरत है तेरी सूझबूझ की। महल के चोरों को पकड़ो। मैं चाहता हूं कि चोरी का कारण और चेहरे दोनों उजागर हों। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। वो जानता था कि ये काम केवल चतुराई से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक सूझबूझ और मानव हृदय की भाषा से किया जा सकता है। उसने मन ही मन तय किया कि वो चोरी करने वालों के मन में डर और आत्मग्लानि दोनों उठा देगा, ताकि वे खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर दें। पहला कदम बीरबल का पारंपरिक था, निरीक्षण। उसने रात में महल की हर एक गली, हर एक खिड़की और हर एक पिछवाड़े का निरीक्षण करवाया। उसने रसोई, सिपाही क्वार्टर, संगीतकारों के कमरे, वे दरवाजे जिन्हें अक्सर बंद कर दिया जाता था, सबको बार बार देखा। पर चोर इतने होशियार थे कि वे अपनी हरकतें लगभग वैसे ही अंजाम देते जैसे कोई अपना काम कर रहा हो। बीरबल ने देखा कि चोरी केवल महल के अंदर होती है। इसका मतलब यह था कि चोरों को महल के कौन से हिस्से का खुला लाभ मिल रहा है। क्या ये इंटरनल थे, कोई नौकर, कोई सैनिक या कोई कलाकार? बीरबल ने इन सब सवालों को अपने दिमाग में रख लिया और एक अलग तरीका अपनाने का विचार किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर महल में एक नया वाचन स्थान घोषित किया, एक प्रकार का सार्वजनिक सभा जहां कोई भी व्यक्ति अपना दुख, अपनी चिंता या किसी अन्य की शिकायत बिना नाम लिए सुना सकता था। अकबर और बड़ी बड़ी हस्तियां भी वहां आते जाते नजर आती, ताकि लोगों को लगे कि ये सभा महल का ही हिस्सा है। पर असल मकसद कुछ और ही था। बीरबल चाहता था कि चोरी करने वाले, जो अक्सर अपनी गलती पर पछताते हैं, कहीं न कहीं अपनी सफाई या दिल का बोझ किसी के सामने गिरा दें। और क्या बेहतर स्थान जहां लोग अनाम शिकायत सुनते हो? सभा के तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। एक मध्यम आयु का नौकर, जो पहले कभी ध्यान नहीं खींचता था, बार बार बैठने और उठने के बीच एक बार बेइंटर हो गया। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ कांप रहे थे। वो कुछ नहीं बोल पाया, पर उसकी बेचैनी बीरबल की नजर में आ गई। बीरबल ने बिना किसी बड़े पब्लिक शोर के उसे पास बुलाया और धीरे से पूछा, किसने तुम्हें परेशान किया, भाई? नौकर ने टोका, टालने की कोशिश की, पर अंततः उसकी जुबान फिसली, महाराज, मैंने। और फिर वो चुप हो गया। बीरबल ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और बोला, बोलो, तुम्हें कुछ कहा नहीं जाएगा, पर सच बताओ। नौकर ने बताया कि कई रातों से उस पर भारी बोझ है। वो चोरी में शामिल है, पर उसे मजबूरी में शामिल किया गया था। कोई बड़ा दरबारी जो हर महीने उसे कुछ रकम देता था और बदले में कहता था कि महल से कुछ सामान निकाल दिया करो। बीरबल ने उसे सीधे महल के मुख्य कोठरी की ओर नहीं भेजा। वो जानता था
कि सीधी रिपोर्ट से सच दब सकता है, लोग मिलकर जाल बुन सकते हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम मेरी बात मानो। कल रात तुम वो काम करो जिसे तुम हर बार करते हो, पर इस बार चुपके से एक चीज और करना। जब तुम सामान निकालो तो उस पर एक छोटा सा लाल धागा बांध देना। नौकर आश्चर्यचकित हुआ, पर बीरबल की नीयत पर भरोसा कर बैठा। रात हुई। नौकर ने वही किया जो हमेशा करता था, पर इस बार उसने उन सामानों पर लाल धागा बांध दिया जिन्हें वो ले जा रहा था। सुबह महल में अफरातफरी मची। कुछ सोने की जंजीरें, कुछ तख्ती के छोटे छोटे तख्ते गायब। पर इस बार बीरबल ने ध्यान रखा, लाल धागा जो उसने बांधा था कहीं बाहर बाजार में दिखा। कुछ चोर इसे पहनकर बाहर निकले, पर लाल धागा चोरों की पहचान का सुराग बन गया। बीरबल ने तुरंत उन दुकानों का नजदीकी निरीक्षण कराया जहां महंगी चीजें बेची जाती थी। वहां उसने एक संकरे गली में उन लाल धागों का निशान पाया। कुछ अन्य दुकानदारों ने भी ऐसे धागे देखे थे जिनका स्रोत अजीब लगा था। जांच आगे बढ़ी और पता चला कि चोरी की सामानें एक विशेष कुटुंब की हवेली में बेची जा रही थी। एक दलदल जैसा जुगार जो महल के ही लोगों को जोड़ता था। बीरबल ने उसी रात उन हवेली के सामने सामान्य सी चुप्पी के साथ एक छोटी सभा बुलाई, पर असली चाल तो उसके मन में थी। उसने कुछ मोमबत्तियां जलाई और कहा कि आज की रात एक विशेष कहानी सुनाई जाएगी। एक कहानी जो चोरी और पश्चाताप के बारे में है। कहानी सुनते सुनते बीरबल ने सभी को देखा। उन लोगों को देखना चाहता था जिनकी आंखों में घबराहट और ठंडी पसीना था। कहानी में उसने गुनाहगारों के मनोविज्ञान का बारीकी से चित्रण किया। कैसे कभी कभी लोग मजबूरी में अपराध करते हैं, पर अपराध में साथ देने वालों का दर्द ज्यादा भारी होता है। उसकी कहानी ऐसी थी कि कुछ लोगों की पलकों में चमक आ गई। कुछ ने अचानक अपनी कुर्सियों को कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई चोरी की याद उनके भीतर से गूंज उठी हो। पर बीरबल केवल सद्भाव से काम नहीं करता था। उसने चाल को और भी परिष्कृत बनाया। उसने महल के भीतर कुछ पुरानी रजाइयों और तख्तों में खास तरह के कपड़े और निशान छिपा दिए। कुछ ऐसे निशान जो केवल उसी चोरघेरा ही समझ सकता था। फिर उसने महल के नौकरों में से कुछ को भयंकर तरीके से थोड़ा सा उत्तेजित किया। चंद सवाल, चंद नजरें और एक छोटी सी अफवाह की किसी ने देखा है कि रात में कुछ लोग मिलकर कुछ भेज रहे थे। अफवाह फैलते ही चोर समूह में अंदर ही अंदर दरारें पड़ने लगी। किसी के मन में डर घर कर गया कि कहीं साथी उसे बेच न दे। अब बीरबल ने अगला कदम उठाया, एक परीक्षण जिसका उद्देश्य चोरों को स्वयं अपनी गुत्थी सुलझाने पर मजबूर करना था। उसने महल के एक कोने में नकली सोने की चैन रख दी और रात में पूरे महल को घोषित किया कि आज रात महल के सारे दरवाजे बंद होंगे, पर जो भी चोर आएगा उसे पकड़ लिया जाएगा। पर असल में बीरबल की मंशा ये थी कि जब चोर आएगा तो उसे लगेगा कि उसे मौका मिला है और वो अपनी पुरानी आदत के अनुसार काम करेगा। पर बीरबल ने पीछे से चुपके से कुछ गवाह छुपा दिए थे। वे ऐसे नौकर थे जिन्हें चोर लोग कभी शक नहीं करते थे। जब चोर आए, उनमें से एक फंस गया, पर बीरबल का वास्तविक लक्ष्य केवल पकड़ना नहीं था, बल्कि इस व्यक्ति के जरिए दूसरे चोरों की पहचान करना था। पकड़े गए चोर ने डर और नरमाई के बीच कई नाम फुसफुसा दिए। कुछ ऐसे नाम जिनकी सुनकर बीरबल के होठों पर एक धीमी मुस्कान आई। अब एक बड़ी बात स्पष्ट हुई। महल के अंदर कुछ मामलों में उच्च रैंक के लोग भी संलग्न थे। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्री गुस्से से भरे, कुछ शर्म से लाल। अकबर का दिल भारी हुआ, पर उसे भरोसा था बीरबल पर। बीरबल ने कहा, महाराज, सजा देना आसान है, पर इससे समस्या का जड़ नहीं निकलेगा। हमें कारण जानना होगा। उसने योजना बनाई कि अपराधियों को सार्वजनिक रूप से ललकारा जाए, लेकिन उनकी सजा का तरीका जोरदार संदेश दे और साथ ही महल की गरिमा भी बची रहे। बीरबल ने महल में एक भव्य दावत का आयोजन किया, पर यह दावत किसी उत्सव के लिए नहीं थी,
बल्कि उस रात की एक अनोखी परीक्षा के लिए। उसने नए नए नियम बनाए। हर व्यक्ति को अपने कमरे और सामान की एक सूची महल के लेखाकार को देनी होगी। साथ ही जिसने किसी को चोरी के लिए उकसाया या किसी ने चोरी के सामान खरीदे, उसके लिए अलग नियम होंगे। उस रात किसी ने भी नहीं सोचा था कि बीरबल ने दावत में एक नकली रॉयल बॉक्स रखा हुआ है, और जब दावत के बीच में बॉक्स खोला गया तो उसमें चोरी की कुछ चीजें, लाल धागे और उस कुटुंब की हस्ताक्षर मिट्टी की छोटी मूर्तियां मिली। हर नजर एक दूसरे पर टिक गई। कुछ ने अपने गले पर हाथ रखा, कुछ ने बड़ी आंखें खोली। बीरबल ने धीरे से कहा, यह सब कुछ अचानक नहीं मिला। ये सब कुछ योजना, जाल और मन की कमजोरी का परिणाम है। पर अब हमें देखने की जरूरत है कि कौन सहारा दे रहा था और किसके पास ताकत थी जो इसे रोके। उसने एक चाल चली, एक चित होना। उसने महल के बड़े दरबारी, जिनके नाम पहले कभी किसी ने चोरी से नहीं जोड़ा था, को बुलाया और कहा कि वे अपने घरों की जांच कराएं। कुछ घबरा गए, पर बीरबल ने कहा कि यह परीक्षा है। जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा, और जो छुपाएगा उसे आत्मग्लानि मिलेगी। उस रात कई लोगों ने चुप्पी तोड़ी। कुछ ने छुपा कर रखे हुए वस्तु दिए, कुछ ने बताया कि उन्होंने बच्चों के लिए रखा था, कुछ ने अपनी मजबूरी बताई। पर एक नाम बार बार सामने आया, एक बड़ा दरबारी जो अपनी शक्ति के सहारे नौकरों को दबाता और चुप करवा देता था। बीरबल ने उससे सामना किया, पर उसने अकबर के सामने अपनी निर्दोषता की बड़ी बात कही। अकबर की आंखों में अब एक सवाल उठा, क्या उसे तुरंत सख्त सजा देनी चाहिए या कारण समझकर न्याय करना चाहिए? बीरबल ने सुझाव दिया कि पहले अपराधियों के पीछे के कारणों को समझा जाए। कभी कभी गरीबी, कभी कभी कर्ज और कभी कभी बदनामी के डर से लोग गलत राह पकड़ लेते हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि जो लोग बड़े पदों पर बैठे हैं और दूसरों को गलत कामों के लिए उकसाते हैं, वे अधिक दोषी हैं। अकबर ने निर्णय लिया कि दोषियों की पहचान करने के बाद सार्वजनिक सुनवाई होगी। पर सुनवाई से पहले बीरबल ने एक और चाल चली। उसने चोरों के भीतर द्वेष और संशय पैदा कर दिया, ताकि वे स्वयं आपस में फटे। बीरबल ने महल में एक रात अचानक बंद करवा दी। कोई भी बाहर नहीं जा सकता था और किसी की भी आवाजाही पर नजर रखी जा रही थी। उसी रात पकड़े गए चोरों में विवाद हुआ। एक ने दूसरे पर आरोप लगाया कि उसने उसे फंसा दिया। आरोप लगाने से आरोपियों की जुबान खुली और सच सामने आया। कुछ लोगों ने अपने कर्ज छुड़ाने के लिए चोरी की मजदूरी की, कुछ ने अपने परिवार के लिए डर के कारण चुप्पी रखी। पर एक सेंस ऑफ कटुता और आत्माभिमान भी दिखाई दिया। वे जानते थे कि यदि वे कुछ बोलेंगे तो बहुत से उच्च अधिकारियों के नाम सामने आ जाएंगे। ये बीरबल की मंशा थी। सच के सामने आने से दुश्मन का शिकंजा ढीला हो जाता है। अंततः एक रात, जब महल के अंदर का माहौल बहुत भारी हो गया, बीरबल ने उन सभी को इकट्ठा किया जिन्होंने चोरी की बात कही थी। पकड़े गए चोर, उनके सहायक और कुछ उच्च रैंक के संदिग्ध। उसने एक एक केस रखा और सवाल करने लगा। उसकी बातें इतनी साधारण और सटीक थी कि सुनने वाले चुप न रह सके। उसने हर व्यक्ति से पूछा कि उसने चोरी क्यों की, किसने उकसाया और किसने खरीदा। धीरे धीरे सच उभरने लगा। कुछ बड़े पदों पर बैठे लोग माल के छोटे हिस्सों को खरीदकर उसे बाहर बेच देते थे। कुछ संगीतकार और कलाकार जिन्हें बेहतर आमदनी की जरूरत थी, वे सामान पास कर देते थे। वहीं कुछ सैनिकों ने भी खोखली, निकम्मी जिम्मेदारियों के बहाने ये सब अपनाया था। पर सबसे दुखद सच ये था कि कुछ पुराने विश्वासघात और झूठे वादे लोगों को इस दलदल में खींच लाए थे। अकबर ने जब ये सुना तो उसका मन हिल गया। वो जानता था कि सख्त सजा देना आसान है, पर सच्चाई ये भी थी कि कुछ लोग परिस्थितियों के शिकार थे। उसने बीरबल से पूछा कि क्या नियम तोड़ने वालों को फांसी या कारागार में भेज देना न्याय है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, न्याय का अर्थ सजा भर देना नहीं, बल्कि सुधार करना भी है। यदि हम केवल दंड देंगे तो हम केवल एक जहर की जड़ काट देंगे, पर पेड़ वही रहेगा।
पर यदि हम कारणों को मिटा दें, लोगों को रोजगार दें, कर्ज मुक्ति कराएं और महल की ईमानदारी की कीमत बढ़ाएं, तो यही वास्तविक न्याय होगा। अकबर ने इस सलाह पर विचार किया और निर्णय लिया, जो लोग केवल मजबूरी में शामिल थे, उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे फिर वही गलती न करें। पर जो लोग बड़े पदों पर बैठे थे और जिन्होंने योजनाबद्ध रूप से दूसरों को उकसाया, उनका सार्वजनिक नंगान फांसी होगी। उनकी जद पर शासन का पूरा कठोर नियम लागू होगा। ये निर्णय सुनकर महल में एक नई हवा चली। लोगों ने देखा कि अकबर न केवल सख्त है, बल्कि दयालु भी है, यदि परिस्थिति में निहित दुर्भावना नहीं है। एक दिन सार्वजनिक सुनवाई में उस बड़े दरबारी का नाम सबसे ऊंचे स्वर में लेकर आया गया, जिसने अन्य लोगों का दोहरा जीवन जिया था। उसने महल के सामर्थ्य और लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया था। जब सभी साक्ष्य उसके सामने रखे गए, तब उसकी असहायता और शर्म उसके चेहरे पर झलक गई। वो अंततः स्वीकार कर बैठा कि उसने अपना पद और इज्जत बेचकर दूसरों को फंसाया। उसकी गिरफ्तारी हुई और उसे राजा के न्यायालय में पेश किया गया। अकबर ने उससे कहा, तुमने न केवल चोरी करवाई, बल्कि तुम्हारे कारण कई परिवार बिखर गए। न्याय केवल सजा नहीं देगा, पर तुम्हें यह भी दिखाएगा कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम क्या हुआ। उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी सहनी पड़ी और समाज के सामने उसकी संपत्ति का एक हिस्सा उन परिवारों की सहायता में दिया गया जिनको सबसे अधिक नुकसान हुआ था। कई महीनों की मेहनत के बाद महल में शांति लौट आई। बीरबल ने महल के नियमों में सुधार कराए। रात में महल के चार ओर गश्त की संख्या बढ़ाई गई, नौकरों की तनख्वाह बढ़ाई गई और महल की निगरानी के लिए एक विशेष छोटी टीम बनाई गई, जिसमें भरोसेमंद लोग ही रखे गए। साथ ही बीरबल ने न्याय को मात देते हुए सजा के साथ सुधार के कार्यक्रम भी लागू कराए। जिन्हें मौका और साधन दिया गया, वे लौटकर ईमानदारी से काम करने लगे। चोरी की घटनाएं घटने लगी और लोग धीरे धीरे अपने शर्म और भय से बाहर आकर नई जिंदगी अपनाने लगे। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, तुमने सिर्फ चोर पकड़ना ही नहीं सिखाया, तुमने हमें यह भी सिखाया कि अपराध के पीछे अक्सर इंसानियत की कमजोरियां हो सकती है। पर एक बार जब सच सामने आ गया, तब न्याय और दया का संतुलन ही असली जीत थी। बीरबल ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, न्याय का मतलब केवल दंड नहीं होता। कभी कभी समझाना, संभालना और लोगों को सही राह दिखाना भी न्याय है। मैंने देखा कि ये महल अत्यधिक शक्ति और सम्मान की वजह से कभी कभी अपनी नजरों को खो देता है, पर आज सबने मिलकर उसे फिर से पाया। समय के साथ ये किस्सा महल के कोनों में एक कहानी बन गया, न कि उस डर की कहानी जो चोरी से जुड़ी थी, बल्कि उस सीख की कहानी कि किस तरह बुद्धि, सहानुभूति और संवेदनशील न्याय एक समाज को फिर से जोड़ सकते हैं। बीरबल की चालाकी ने केवल चोरों को बेनकाब नहीं किया, बल्कि उन बनावटों को भी उजागर किया जो लोगों को अपराध की ओर ढकेलती है। अकबर ने बीरबल की तारीफ के साथ कहा कि अब महल में जो भी गलती होगी, उसे दंड और सुधार दोनों के साथ निपटाया जाएगा, ताकि कोई भी फिर से गलती की राह पर न चल सके। और इस तरह अकबर के महल में चोरी की परतें खुल गई। न केवल चोरों के चेहरे, बल्कि उनकी कहानियां भी सामने आ गई। कुछ दुख की, कुछ मजबूरी की और कुछ कपटी स्वार्थ की। पर अंत में वही सच्चाई विजयी हुई कि जहां समझदारी और इंसानियत हो, वहां अपराध का स्थान पनप नहीं पाता। बीरबल की सूझबूझ, उसके मानवता भरे तरीके और अकबर की न्यायप्रियता ने मिलकर महल को फिर से सुरक्षित और गरिमामय बना दिया। और जब भी महल में कोई छोटी सी चोरी के संकेत आते, तब लोग बीरबल की उस मीठी मुस्कान और उसके कहे हुए शब्दों को याद करते, सजा से अधिक बड़ी दवा समझ और सुधार है। आपके लिए पेश है अकबर की सबसे रहस्यमयी गुफा, बीरबल के साथ की कहानी। अकबर के राज्य में खबरें अपने आप उड़ती उड़ती किसी पहेली की तरह फैल जाती थी। पर उस दिन की खबर में एक अजीब सी ठहराव था। एक बूढ़ा तसव्वुर था जो गुजरते वक्त के साथ
घटते बढ़ते किस्सों में तब्दील हुआ। कहा जाता था कि राज्य के पूर्वी किनारे पर एक गुफा है जिसकी दीवारें बोलती है, जिसके अंधेरे में हवा खामोशी के साथ सिसकती है, और जहां से कई बरस पहले एक विद्वान गायब हो गया था। लोग उसे शापित कहते थे, साधु कहते थे, और कुछ उसे खजाने की गुफा बताते थे। अकबर ने इस तरह की बातों को सामान्यतः तौल के तराजू में रखकर ही देखा करता था। पर जब महलों के कुछ भरोसेमंद घुड़सवारों ने रिपोर्ट की कि वहां रात में अजीब रोशनी और दबी हुई आवाजें सुनी गईं, तो बादशाह की जिज्ञासा ने रोना शुरू कर दिया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, यह कोई साधारण किस्सा नहीं। यदि सच है तो ये हमारे राज्य का अतीत और हमारी धरोहर दोनों छिपाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ चले और इस गुफा की तह तक पहुंचे, पर अकेले नहीं। तेरे साथ रहकर मैं न केवल सच्चाई जानना चाहता हूं, बल्कि तेरी बुद्धि से कई भूल भटके लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहता हूं। बीरबल ने अपनी पहचान के अनुरूप हल्की मुस्कान दी और बोला, महाराज, रहस्य जब सच के सामने आता है तो आधी सी रोशनी ही काफी होती है। चिंता न करें, हम साथ चलेंगे। सामना करना अद्भुत था। अकबर और बीरबल दोनों ही जानते थे कि कहानी सिर्फ एक खजाने या शाप तक सीमित नहीं होगी। हर रहस्य किसी न किसी मनुष्य की कहानी लेकर चलता है। दोनों महारथियों ने पूर्व तैयारी की। बीरबल ने पुरानी मानचित्रों और बस्तियों की कहानियों की गहरी पड़ताल की। कुछ बूढ़े नाविकों से गुफा के आसपास की ज्वालामुखी जैसी चट्टानों की बनावट के बारे में पूछा, और अंत में एक साधारण परंतु भरोसेमंद दल गठित किया। कुछ सैनिक, एक पुराना जुलाहे का बेटा जो बचपन से उन पहाड़ों में खेलता आया था, एक भटिया जो अजीब तरह की तालों और रस्सियों में निपुण था, और एक युवा विद्वान जिसने हाल ही में अकबर के पुस्तकालय से निकालकर अध्ययन कर रखी कुछ पुरानी किताबों में गुफा का जिक्र पढ़ा था। उनकी यात्रा धुंध और सुबह के बदलते रंगों के साथ आगे बढ़ी। रास्ते में बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये गुफा सिर्फ पत्थरों और गहरे सुरंगों का नाम नहीं है। उसके भीतर कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें हम केवल आंखों से नहीं, दिल से देख सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, तुझे ये बात अच्छी तरह पता है। तेरी वजह से ही मैं इस रहस्य का सामना कर रहा हूं। हवाओं ने पहाड़ों की खिसकती आवाजों के साथ कुछ बतकही की, और एक दिन वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे। एक विशाल मुख जिसमें प्राचीन लेखन के हिस्से, कुछ अमर धब्बे और अचानक ठहरने जैसा वातावरण था। प्रवेश करते ही महसूस हुआ कि यहां समय कुछ धीमा था, जैसे घड़ियां भी यहां अपनी टिक टिक भूल गई हों। दीपक की लौ ने दीवारों पर विचित्र छायाएं पैदा की, मानो वहां किसी ने अपनी कहानियां लिखी हों। दीवारों पर उकेरी गई चोटियों जैसी आकृतियां, कुछ निशान जो सिक्कों के बराबर थे, और बीच बीच में ऐसे खुरदुरे चिन्ह जिनके अर्थ बीरबल जल्दी समझने लगा। वे प्रतीक थे, यादगार चिन्ह जो बतलाते थे कि पहले यहां कोई बस्ती थी। फिर कुछ हादसा हुआ और अंत में लोग भाग गए। उन्होंने नीचे की ओर बढ़ना शुरू किया। गुफा के भीतर का मार्ग चौड़ा था, पर हर घुमाव पर हवा और शोर का ताप बदलता जा रहा था। अचानक बीरबल ने कहा, यहां रुकिए। उन्होंने देखा कि पत्थर पर एक अजीब सा आकृति अंकित है, आधा सूर्य, आधा चांद, और बीच में एक आंख। बीरबल ने धीमे स्वर में पढ़ा, जिसकी आंख खुल जाए वही समय का पहरेदार बने। अकबर की भौहें उभरी। ये संकेत केवल पुरानी भाषा का नहीं, बल्कि चेतावनी भी था। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले कुछ मंत्र पढ़े और सैनिकों को कहा कि वे सतर्क रहें। गुफा अंदर जाकर विभाजित होने लगी। कुछ मार्ग सीधे जाते, कुछ नीचे उतरते, और कुछ विचित्र मोड़ों के साथ उठते। बीरबल और अकबर ने एक मार्ग चुना जो नीचे की ओर तिरछा उतरता था। वहां एक चूनी की दीवार पर कुछ फिलॉसफी के वाक्य थे। उन वाक्यों में लिखा था कि उस गुफा का इतिहास ज्ञान की खोज और आत्मिक परीक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए पाया कि मार्ग के अंत में एक बड़ा कक्ष था, जिसमें मध्य में एक पत्थर रखा था और उस पर कुछ चिन्ह।
कक्ष की हवा में एक मीठी सी सुगंध थी जो किसी पुरानी किताब की तरह स्मृतियों को घेरती थी। जैसे ही वे कक्ष में पहुंचे, एक धीमी आवाज गूंज उठी, न पूरी मानव, न पूरी हवा, कुछ दूसरी, स्वागत है। परंतु जो यहां आए हैं उन्हें पहले एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अकबर ने सहजता से कहा, हम सत्य जानने आए हैं। प्रश्न क्या है? आवाज धीमी हंसी के साथ बोली, वो प्रश्न जो हर प्रश्न से बड़ा है। तुम्हारे अंदर की वो सच्चाई क्या है जो तुम बहाने में नहीं रख सकते? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह प्रश्न हमें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सिर्फ तलवार काम नहीं आती, शब्दों की भी आवश्यकता होती है। कक्ष की दीवारों पर प्राचीन रेखाएं जगमगा उठीं और सामने एक वृत्ताकार मंच में क्रिस्टल जैसी पत्थरों की पंक्ति चमकी। प्रत्येक पत्थर पर कुछ अक्षर उकेरे थे, समय के भेद खोलने वाले अक्षर। बीरबल ने समझा कि यह कोई साधारण परीक्षण है। यह गुफा किसी न किसी रूप में यात्रियों की आत्म इम्तिहान ले रही थी। उन्होंने आदेश दिया कि दल अलग अलग समूहों में विभाजित होकर इस कक्ष के चारों कोनों की जांच करें। अचानक कक्ष का मध्य भाग हिलने लगा और एक संरचना खुली। नीचे एक पुरानी पुस्तक और उसके साथ कुछ शीघ्र लिखा हुआ पत्र निकला। पुस्तक पुरानी थी, पर इसके पन्नों में लिखी भाषा ऐसी थी कि बीरबल कुछ अंश पढ़ सका। लिखा था कि ये गुफा प्राचीन काल में एक विद्वान की तपोभूमि थी, जिसने मानवता के हित में कई रहस्यों को सुरक्षित रखा। पर विद्वान ने स्वयं के भीतर कुछ रहस्यमय परिवर्तन देखे और गुफा को कुछ परीक्षाओं की जगह बना दिया। जो भी यहां से गुजरता उस पर अपनी असलियत की कसौटी पड़ती। पत्र में आगे लिखा था कि हर एक यात्री को 3 सच्चाइयों का सामना करना होगा: अपनी पहचान, अपनी चाह और अपने भय की पहचान। केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो इन तीनों में परख कर सही उत्तर देगा। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें अपनी पहचान, चाह और भय की कसौटी पर उतरना होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, ये ठीक उसी तरह है जैसे राज्य को चलाने के लिए सिर्फ तलवार और बंदूक नहीं चाहिए, दिल और दिमाग भी चाहिए। पर चलिए देखते हैं कि हमारे भीतर क्या है। पहले प्रश्न की परीक्षा थी पहचान की। उन्होंने देखा कि कक्ष में एक शीशे जैसा झरना था, जिसके पार एक परछाई दिखाई देती थी। वो परछाई हर व्यक्ति की असली छवि दर्शाती थी। जब अकबर ने झरने के पार अपनी परछाई देखी, तो वो न केवल एक शासक था, बल्कि एक अकेला इंसान, जिसने कई बार उन निर्णयों को लिया था जो उसे सोने रातों में जवाब देते थे। वो कुछ क्षण के लिए ठिठक गया। बीरबल ने उसे धीरे से कहा, महाराज, पहचान का मतलब सिर्फ पद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ भी है। अकबर ने अपनी गर्दन ताने और सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, और कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या मैंने सही दिशा ली। दूसरी परीक्षा चाह की थी। कमरे के एक कोने में एक दरवाजा खुला और उसके पीछे वो दृश्य था जो सबसे अधिक आकर्षित करता। लोग अलग अलग वस्तुएं देख रहे थे: शक्ति, धन, प्रसिद्धि, प्रेम और ज्ञान। हर व्यक्ति के सामने वही वस्तु चमक रही थी जो उसके हृदय में सबसे अधिक खिंचती थी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरी चाह शायद शांति है, पर शांति सिर्फ तब मिलती है जब सत्य सामने आए। अकबर ने भी देखा कि उसके सामने राज्य की भव्यता, जनता की भलाई और परछाइयों का श्रम उभर रहा था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की चाह हमेशा सत्य और न्याय के बीच झूलती रही है। उसने माना कि कभी कभी चाह और दुष्ट आकांक्षा में फर्क मिट जाता है, और यही मानवीयता की जटिलता है। तीसरी परीक्षा भय की थी। वहां एक छोटा सा मार्ग था जो एक अंधेरी सुरंग में जाता था। सुरंग की दीवारों पर उन चेहरों की तस्वीरें उभरी जो अकबर के अतीत में आई हुई थी, जिनसे वो डरता था। गलती के दाग, खोई हुई मित्रता, उन फैसलों के परिणाम जिनमें मासूम लोगों को हानि पहुंची। बीरबल ने कहा, डर का सामना करने का मतलब उसे मानना नहीं बल्कि समझना है। अकबर ने अपनी तलवार नहीं निकाली। वो अपने अतीत के प्रति सहानुभूति
और आत्म परीक्षण के साथ आगे बढ़ा। हर भय के सामने उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने जो किया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और जो गलत हुआ उसे सुधारने का वचन भी मैं दूंगा। इन तीनों परीक्षा के बाद कक्ष ने अपनी चादर हटा दी और मध्य में रखी पुरानी पुस्तक खुलकर जगमगा उठी। पुस्तक के भीतर कुछ प्राचीन मानचित्र थे। उन मानचित्रों में एक चिन्ह था जो गुफा के अंदर एक और गुप्त कक्ष की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल ने तुरंत संकेत पढ़ते हुए कहा, यह चिन्ह बताता है कि गुफा में एक और तह है। वहां वही ज्ञान रखा गया है जिसे विद्वान ने सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा था। उनका दल आगे बढ़ा और एक संकरे मार्ग से होते हुए पहुंचा एक दरवाजे पर, जिस पर कोई ताल नहीं थी, पर जिसे खोलने के लिए तीनों परीक्षा में मिली सच्चाइयों का मेल चाहिए था। पहचान, चाह और भय का संतुलन। अकबर और बीरबल ने एक साथ उस दरवाजे पर हाथ रखा, एक शासक और एक बुद्धिमान, और दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर एक छोटा सा मंडप था जहां एक नक्काशीदार शिलालेख था। शिलालेख पर लिखा था कि सच्चा खजाना सोना या रत्न नहीं, बल्कि ज्ञान और उससे जुड़ी जिम्मेदारी है। वही एक छोटी पेटी थी। जब उसे खोला गया तो उसमें 4 छोटे पत्थर निकले। हर पत्थर पर एक शब्द, सहानुभूति, ईमानदारी, धैर्य और निर्णय। बीरबल ने पत्थर उठाकर कहा, यही 4 स्तंभ है जो किसी भी शासक और किसी भी मनुष्य को स्थिर रखते हैं। यदि इनमें कमी है तो रत्न भी भार लगते हैं। अकबर ने उन पत्थरों को महसूस करते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा, पर यह सीख मैं अपने राज्य में कैसे उतारूंगा? बीरबल ने हंसकर कहा, महाराज, जैसे ये गुफा हमें दिखा रही है, हर रहस्य का असली पता हमारे अंदर है। इसे बाहर फैलाना आपकी कला है। लेकिन गुफा ने अपनी अंतिम परीक्षा अभी बाकी रखी थी। अचानक कक्ष का एक हिस्सा हिलकर अलग हो गया और एक युवा लड़की प्रकट हुई। उसका चेहरा सोचनीय था, आंखों में उजालों की झिलमिल। वो बोली, मैं वो वंशज हूं जो इस गुफा की रखवाली का ठेका पाती रही। मेरी पीढ़ियां इसे छुपाने और संरक्षित रखने का दायित्व निभाती रही। पर मैंने देखा कि ज्ञान को छुपाने से दुनिया अंधेरे में नहीं रह जाती। इसे सही हाथों में देना चाहिए। अकबर ने पूछा, तो ये स्थान क्यों छुपाया गया था? लड़की ने कहा, क्योंकि कभी कभी जब ज्ञान बिना विवेक के बांटा जाता है तब वो विनाश का कारण बनता है। पर अब तुम्हारे परीक्षण ने दिखाया कि तुम तैयार हो, पर तैयार रहना और जिम्मेदारी निभाना अलग बात है। अकबर की आंखों में सागर सा गहरा भाव परिवर्तित हुआ। उसने कहा, हम इसे अपने राज्य की लाइब्रेरी में रखेंगे, पर केवल उन्हीं के लिए जो न्याय और सहानुभूति के साथ इसका उपयोग करेंगे। बीरबल ने सुझाव दिया कि उन्हें उन पत्थरों के अर्थ को राज्य के नियमों में उतारना चाहिए, न केवल तत्वज्ञान के रूप में बल्कि व्यवहारिक नीतियों के रूप में। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, यह ठीक है, पर एक शर्त है। ये गुफा कुछ नया नहीं देगी। ये बस उन्हीं को रास्ता दिखाएगी जो पहले भी अच्छाई के मार्ग पर थे। अकबर और बीरबल ने कफन साली और बाहर निकलते हुए देखा कि गुफा का मुख अपने आप कुछ धीमे धीमे बंद होने लगा, जैसे कोई पुस्तक फिर से जगह पर रखी जा रही हो। बाहर की धूप ने उन्हें गले से लगा लिया और हवा में एक ताजगी की महक फैली। उन्होंने उस युवा रखवाली से वादा लिया कि गुफा का रहस्य केवल नाम और सत्कार तक सीमित रहेगा। वो ज्ञान अब खुले रूप में लोगों तक पहुंचेगा, पर उसके साथ विवेक भी बांटा जाएगा। राज्य लौटने पर अकबर ने अनेक नीतियां लागू की। विद्यालयों की नींव मजबूत की, न्यायालयों में सहानुभूति और दंड के साथ सुधार का मिश्रण रखा, और महल के पुस्तकालय में उन 4 पत्थरों के संकेत के अनुसार नियम बनाए गए। बीरबल ने उन नियमों की देखरेख की और अकबर के साथ मिलकर मंथन किया कि कैसे ज्ञान को शक्ति और करुणा के साथ बांटा जाए। समय के साथ वो गुफा राजकथा बनकर रह गई। कोई कहता था कि वहां से जो भी ज्ञान मिला वो राजा की अंतरात्मा का हिस्सा बन गया। कोई कहता था कि बीरबल ने ही गुफा की असली रखवाली बनाई। पर सच्चाई ये थी कि सबसे रहस्यमयी गुफा ने अकबर और बीरबल को ये सिखाया कि असली खोज बाहर नहीं, भीतर होती है,
और जब भी अकबर किसी कठिनाई में उलझता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, महाराज, गुफा ने हमें जो पत्थर दिए, सहानुभूति, ईमानदारी, धैर्य और निर्णय, उन पर टिके रहिए। संसार अपने आप सही दिशा पकड़ लेगा। यही कहानी अकबर के दरबार में एक ऐसी मिसाल बन गई जो सिखाती थी कि रहस्यों का सामना करने के लिए सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि दिल की गहराई और बुद्धि की स्पष्टता भी जरूरी है। और गुफा की खामोशी आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में गूंज उठती है, जैसे कोई पुरानी किताब धीरे से अपने पन्ने पलटती हो, याद दिलाने के लिए कि ज्ञान संरक्षित रखना फजीलत है, पर सही हाथों में देना और भी बड़ा कर्तव्य। यदि आप चाहे तो मैं इसी गुफा के कुछ और अजब किस्सों और उस युवा रखवाली के वंश की अगली पंक्तियां लिख दूं। वहां ऐसे पात्र मिलेंगे जिनकी कहानियां अकबर और बीरबल के निर्णयों से सीधे जुड़ी हुई है। अकबर के राज्य में खबरें अपने आप उड़ती उड़ती किसी पहेली की तरह फैल जाती थी, पर उस दिन की खबर में एक अजीब सी ठहराव था। एक बूढ़ा तस्वुर था जो गुजरते वक्त के साथ घटते बढ़ते किस्सों में तब्दील हुआ। कहा जाता था कि राज्य के पूर्वी किनारे पर एक गुफा है जिसकी दीवारें बोलती है, जिसके अंधेरे में हवा खामोशी के साथ सिसकती है, और जहां से कई बरस पहले एक विद्वान गायब हो गया था। लोग उसे शापित कहते थे, साधु कहते थे, और कुछ उसे खजाने की गुफा बताते थे। अकबर ने इस तरह की बातों को सामान्यतः तौल के तराजू में रखकर ही देखा करता था, पर जब महलों के कुछ भरोसेमंद घुड़सवारों ने रिपोर्ट की कि वहां रात में अजीब रोशनी और दबी हुई आवाजें सुनी गईं, तो बादशाह की जिज्ञासा ने रोना शुरू कर दिया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, यह कोई साधारण किस्सा नहीं। यदि सच है तो ये हमारे राज्य का अतीत और हमारी धरोहर दोनों छिपाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ चले और इस गुफा की तह तक पहुंचे, पर अकेले नहीं। तेरे साथ रहकर मैं न केवल सच्चाई जानना चाहता हूं, बल्कि तेरी बुद्धि से कई भूल भटके लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहता हूं। बीरबल ने अपनी पहचान के अनुरूप हल्की मुस्कान दी और बोला, महाराज, रहस्य जब सच के सामने आता है तो आधी सी रोशनी ही काफी होती है। चिंता न करें, हम साथ चलेंगे। सामना करना अद्भुत था। अकबर और बीरबल दोनों ही जानते थे कि कहानी सिर्फ एक खजाने या शाप तक सीमित नहीं होगी। हर रहस्य किसी न किसी मनुष्य की कहानी लेकर चलता है। दोनों महारथियों ने पूर्व तैयारी की। बीरबल ने पुरानी मानचित्रों और बस्तियों की कहानियों की गहरी पड़ताल की। कुछ बूढ़े नाविकों से गुफा के आसपास की ज्वालामुखी जैसी चट्टानों की बनावट के बारे में पूछा, और अंत में एक साधारण परंतु भरोसेमंद दल गठित किया। कुछ सैनिक, एक पुराना जुलाहे का बेटा जो बचपन से उन पहाड़ों में खेलता आया था, एक भटिया जो अजीब तरह की तालों और रस्सियों में निपुण था, और एक युवा विद्वान जिसने हाल ही में अकबर के पुस्तकालय से निकालकर अध्ययन कर रखी कुछ पुरानी किताबों में गुफा का जिक्र पढ़ा था। उनकी यात्रा धुंध और सुबह के बदलते रंगों के साथ आगे बढ़ी। रास्ते में बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये गुफा सिर्फ पत्थरों और गहरे सुरंगों का नाम नहीं है। उसके भीतर कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें हम केवल आंखों से नहीं, दिल से देख सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, तुझे ये बात अच्छी तरह पता है। तेरी वजह से ही मैं इस रहस्य का सामना कर रहा हूं। हवाओं ने पहाड़ों की खिसकती आवाजों के साथ कुछ बतख ही की, और एक दिन वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे। एक विशाल मुख जिसमें प्राचीन लेखन के हिस्से, कुछ अमर धब्बे और अचानक ठहरने जैसा वातावरण था। प्रवेश करते ही महसूस हुआ कि यहां समय कुछ धीमा था, जैसे घड़ियां भी यहां अपनी टिक टिक भूल गई हों। दीपक की लौ ने दीवारों पर विचित्र छायाएं पैदा की, मानो वहां किसी ने अपनी कहानियां लिखी हों। दीवारों पर उकेरी गई चोटियों जैसी आकृतियां, कुछ निशान जो सिक्कों के बराबर थे, और बीच बीच में ऐसे खुरदुरे चिन्ह जिनके अर्थ बीरबल जल्दी समझने लगा। वे प्रतीक थे, यादगार चिन्ह जो बतलाते थे कि पहले यहां कोई बस्ती थी। फिर कुछ हादसा हुआ और अंत में लोग भाग गए। उन्होंने नीचे की ओर बढ़ना शुरू किया। गुफा के भीतर का मार्ग चौड़ा था, पर
हर घुमाव पर हवा और शोर का ताप बदलता जा रहा था। अचानक बीरबल ने कहा, यहां रुकिए। उन्होंने देखा कि पत्थर पर एक अजीब सा आकृति अंकित है। आधा सूर्य, आधा चांद और बीच में एक आंख। बीरबल ने धीमे स्वर में पढ़ा, जिसकी आंख खुल जाए वही समय का पहरेदार बने। अकबर की भौहें उभरी। ये संकेत केवल पुरानी भाषा का नहीं, बल्कि चेतावनी भी था। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले कुछ मंत्र पढ़े और सैनिकों को कहा कि वे सतर्क रहें। गुफा अंदर जाकर विभाजित होने लगी। कुछ मार्ग सीधे जाते, कुछ नीचे उतरते और कुछ विचित्र मोड़ों के साथ उठते। बीरबल और अकबर ने एक मार्ग चुना जो नीचे की ओर तिरछा उतरता था। वहां एक चूनी की दीवार पर कुछ फिलॉसफी के वाक्य थे। उन वाक्यों में लिखा था कि उस गुफा का इतिहास ज्ञान की खोज और आत्मिक परीक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए पाया कि मार्ग के अंत में एक बड़ा कक्ष था, जिसमें मध्य में एक पत्थर रखा था और उस पर कुछ चिन्ह। कक्ष की हवा में एक मीठी सी सुगंध थी, जो किसी पुरानी किताब की तरह स्मृतियों को घेरती थी। जैसे ही वे कक्ष में पहुंचे, एक धीमी आवाज गूंज उठी, न पूरी मानव, न पूरी हवा, कुछ दूसरी स्वागत है, परंतु जो यहां आए हैं उन्हें पहले एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अकबर ने सहजता से कहा, हम सत्य जानने आए हैं। प्रश्न क्या है? आवाज धीमी हंसी के साथ बोली, वो प्रश्न जो हर प्रश्न से बड़ा है। तुम्हारे अंदर की वो सच्चाई क्या है जो तुम बहाने में नहीं रख सकते? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह प्रश्न हमें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सिर्फ तलवार काम नहीं आती, शब्दों की भी आवश्यकता होती है। कक्ष की दीवारों पर प्राचीन रेखाएं जगमगा उठीं और सामने एक वृत्ताकार मंच में क्रिस्टल जैसी पत्थरों की पंक्ति चमकी। प्रत्येक पत्थर पर कुछ अक्षर उकेरे थे, समय के भेद खोलने वाले अक्षर। बीरबल ने समझा कि यह कोई साधारण परीक्षण है। यह गुफा किसी न किसी रूप में यात्रियों की आत्म इम्तिहान ले रही थी। उन्होंने आदेश दिया कि दल अलग अलग समूहों में विभाजित होकर इस कक्ष के चारों कोनों की जांच करे। अचानक कक्ष का मध्य भाग हिलने लगा और एक संरचना खुली। नीचे एक पुरानी पुस्तक और उसके साथ कुछ शीघ्र लिखा हुआ पत्र निकला। पुस्तक पुरानी थी, पर इसके पन्नों में लिखी भाषा ऐसी थी कि बीरबल कुछ अंश पढ़ सका। लिखा था कि यह गुफा प्राचीन काल में एक विद्वान की तपोभूमि थी, जिसने मानवता के हित में कई रहस्यों को सुरक्षित रखा। पर विद्वान ने स्वयं के भीतर कुछ रहस्यमय परिवर्तन देखे और गुफा को कुछ परीक्षाओं की जगह बना दिया। जो भी यहां से गुजरता, उस पर अपनी असलियत की कसौटी पड़ती। पत्र में आगे लिखा था कि हर एक यात्री को 3 सच्चाइयों का सामना करना होगा: अपनी पहचान, अपनी चाह और अपने भय की पहचान। केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो इन तीनों में परख कर सही उत्तर देगा। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें अपनी पहचान, चाह और भय की कसौटी पर उतरना होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, ये ठीक उसी तरह है जैसे राज्य को चलाने के लिए सिर्फ तलवार और बंदूक नहीं चाहिए, दिल और दिमाग भी चाहिए। पर चलिए देखते हैं कि हमारे भीतर क्या है। पहले प्रश्न की परीक्षा थी पहचान की। उन्होंने देखा कि कक्ष में एक शीशे जैसा झरना था, जिसके पार एक परछाई दिखाई देती थी। वो परछाई हर व्यक्ति की असली छवि दर्शाती थी। जब अकबर ने झरने के पार अपनी परछाई देखी, तो वो न केवल एक शासक था, बल्कि एक अकेला इंसान, जिसने कई बार उन निर्णयों को लिया था जो उसे सोने रातों में जवाब देते थे। वो कुछ क्षण के लिए ठिठक गया। बीरबल ने उसे धीरे से कहा, महाराज, पहचान का मतलब सिर्फ पद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ भी है। अकबर ने अपनी गर्दन ताने और सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, और कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या मैंने सही दिशा ली। दूसरी परीक्षा चाह की थी। कमरे के एक कोने में एक दरवाजा खुला और उसके पीछे वो दृश्य था जो सबसे अधिक आकर्षित करता। लोग अलग अलग वस्तुएं देख रहे थे: शक्ति, धन, प्रसिद्धि, प्रेम और ज्ञान।
हर व्यक्ति के सामने वही वस्तु चमक रही थी जो उसके हृदय में सबसे अधिक खिंचती थी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरी चाह शायद शांति है, पर शांति सिर्फ तब मिलती है जब सत्य सामने आए। अकबर ने भी देखा कि उसके सामने राज्य की भव्यता, जनता की भलाई और परछाइयों का श्रम उभर रहा था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की चाह हमेशा सत्य और न्याय के बीच झूलती रही है। उसने माना कि कभी कभी चाह और दुष्ट आकांक्षा में फर्क मिट जाता है, और यही मानवीयता की जटिलता है। तीसरी परीक्षा भय की थी। वहां एक छोटा सा मार्ग था जो एक अंधेरी सुरंग में जाता था। सुरंग की दीवारों पर उन चेहरों की तस्वीरें उभरी जो अकबर के अतीत में आई हुई थी, जिनसे वो डरता था। गलती के दाग, खोई हुई मित्रता, उन फैसलों के परिणाम जिनमें मासूम लोगों को हानि पहुंची। बीरबल ने कहा, डर का सामना करने का मतलब उसे मानना नहीं बल्कि समझना है। अकबर ने अपनी तलवार नहीं निकाली। वो अपने अतीत के प्रति सहानुभूति और आत्म परीक्षण के साथ आगे बढ़ा। हर भय के सामने उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने जो किया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और जो गलत हुआ उसे सुधारने का वचन भी मैं दूंगा। इन तीनों परीक्षा के बाद कक्ष ने अपनी चादर हटा दी और मध्य में रखी पुरानी पुस्तक खुलकर जगमगा उठी। पुस्तक के भीतर कुछ प्राचीन मानचित्र थे। उन मानचित्रों में एक चिन्ह था जो गुफा के अंदर एक और गुप्त कक्ष की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल ने तुरंत संकेत पढ़ते हुए कहा, यह चिन्ह बताता है कि गुफा में एक और तह है। वहां वही ज्ञान रखा गया है जिसे विद्वान ने सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा था। उनका दल आगे बढ़ा और एक संकरे मार्ग से होते हुए पहुंचा एक दरवाजे पर, जिस पर कोई ताल नहीं थी, पर जिसे खोलने के लिए तीनों परीक्षा में मिली सच्चाइयों का मेल चाहिए था। पहचान, चाह और भय का संतुलन। अकबर और बीरबल ने एक साथ उस दरवाजे पर हाथ रखा, एक शासक और एक बुद्धिमान, और दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर एक छोटा सा मंडप था जहां एक नक्काशीदार शिलालेख था। शिलालेख पर लिखा था कि सच्चा खजाना सोना या रत्न नहीं, बल्कि ज्ञान और उससे जुड़ी जिम्मेदारी है। वही एक छोटी पेटी थी। जब उसे खोला गया तो उसमें 4 छोटे पत्थर निकले। हर पत्थर पर एक शब्द, सहानुभूति, ईमानदारी, धैर्य और निर्णय। बीरबल ने पत्थर उठाकर कहा, यही 4 स्तंभ है जो किसी भी शासक और किसी भी मनुष्य को स्थिर रखते हैं। यदि इनमें कमी है तो रत्न भी भार लगते हैं। अकबर ने उन पत्थरों को महसूस करते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा, पर यह सीख मैं अपने राज्य में कैसे उतारूंगा? बीरबल ने हंसकर कहा, महाराज, जैसे ये गुफा हमें दिखा रही है, हर रहस्य का असली पता हमारे अंदर है। इसे बाहर फैलाना आपकी कला है। लेकिन गुफा ने अपनी अंतिम परीक्षा अभी बाकी रखी थी। अचानक कक्ष का एक हिस्सा हिलकर अलग हो गया और एक युवा लड़की प्रकट हुई। उसका चेहरा सोचनीय था, आंखों में उजालों की झिलमिल। वो बोली, मैं वो वंशज हूं जो इस गुफा की रखवाली का ठेका पाती रही। मेरी पीढ़ियां इसे छुपाने और संरक्षित रखने का दायित्व निभाती रही, पर मैंने देखा कि ज्ञान को छुपाने से दुनिया अंधेरे में नहीं रह जाती। इसे सही हाथों में देना चाहिए। अकबर ने पूछा, तो ये स्थान क्यों छुपाया गया था? लड़की ने कहा, क्योंकि कभी कभी जब ज्ञान बिना विवेक के बांटा जाता है तब वो विनाश का कारण बनता है। पर अब तुम्हारे परीक्षण ने दिखाया कि तुम तैयार हो, पर तैयार रहना और जिम्मेदारी निभाना अलग बात है। अकबर की आंखों में सागर सा गहरा भाव परिवर्तित हुआ। उसने कहा, हम इसे अपने राज्य की लाइब्रेरी में रखेंगे, पर केवल उन्हीं के लिए जो न्याय और सहानुभूति के साथ इसका उपयोग करेंगे। बीरबल ने सुझाव दिया कि उन्हें उन पत्थरों के अर्थ को राज्य के नियमों में उतारना चाहिए, न केवल तत्वज्ञान के रूप में बल्कि व्यवहारिक नीतियों के रूप में। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, यह ठीक है, पर एक शर्त है। ये गुफा कुछ नया नहीं देगी। ये बस उन्हीं को रास्ता दिखाएगी जो पहले भी अच्छाई के मार्ग पर थे। अकबर और बीरबल ने कफन साली और बाहर निकलते हुए देखा कि गुफा का मुख अपने आप कुछ धीमे धीमे बंद होने लगा।
जैसे कोई पुस्तक फिर से जगह पर रखी जा रही हो। बाहर की धूप ने उन्हें गले से लगा लिया और हवा में एक ताजगी की महक फैली। उन्होंने उस युवा रखवाली से वादा लिया कि गुफा का रहस्य केवल नाम और सत्कार तक सीमित रहेगा। वो ज्ञान अब खुले रूप में लोगों तक पहुंचेगा, पर उसके साथ विवेक भी बांटा जाएगा। राज्य लौटने पर अकबर ने अनेक नीतियां लागू की, विद्यालयों की नींव मजबूत की, न्यायालयों में सहानुभूति और दंड के साथ सुधार का मिश्रण रखा, और महल के पुस्तकालय में उन 4 पत्थरों के संकेत के अनुसार नियम बनाए गए। बीरबल ने उन नियमों की देखरेख की और अकबर के साथ मिलकर मंथन किया कि कैसे ज्ञान को शक्ति और करुणा के साथ बांटा जाए। समय के साथ वो गुफा राजकथा बनकर रह गई। कोई कहता था कि वहां से जो भी ज्ञान मिला वो राजा की अंतरात्मा का हिस्सा बन गया। कोई कहता था कि बीरबल ने ही गुफा की असली रखवाली बनाई। पर सच्चाई ये थी कि सबसे रहस्यमयी गुफा ने अकबर और बीरबल को ये सिखाया कि असली खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब भी अकबर किसी कठिनाई में उलझता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, महाराज, गुफा ने हमें जो पत्थर दिए, सहानुभूति, ईमानदारी, धैर्य और निर्णय, उन पर टिके रहिए। संसार अपने आप सही दिशा पकड़ लेगा। यही कहानी अकबर के दरबार में एक ऐसी मिसाल बन गई जो सिखाती थी कि रहस्यों का सामना करने के लिए सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि दिल की गहराई और बुद्धि की स्पष्टता भी जरूरी है। और गुफा की खामोशी आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में गूंज उठती है, जैसे कोई पुरानी किताब धीरे से अपने पन्ने पलटती हो, याद दिलाने के लिए कि ज्ञान संरक्षित रखना फजीलत है, पर सही हाथों में देना और भी बड़ा कर्तव्य। दरबार में वही पुरानी हलचल थी, शोर, हंसी, कवियों की तुकें, मंत्रियों की फुसफुसाहटें और सैनिकों की गूंज। पर उस दिन हवा में कुछ अलहड़ सा तनाव भी था, जैसे कोई अनदेखा कुहासा सब कुछ ढाक रहा हो। अकबर के चेहरे पर पहले जैसी शांति नहीं थी। उनकी आंखों में कुछ अव्यक्त सवाल नजर आ रहे थे। बीरबल ने यह देखा और अपनी हल्की मुस्कान के पीछे गहराई छुपा ली। दरबार बचाने का वक्त आ गया था, न केवल ताज की रक्षा करने का, बल्कि जनता की आस्था और न्याय की शुद्धता बचाने का। सब कुछ तब घटा जब दरबार में एक विदेशी दूत आया, चमकीले कपड़ों में, हाथों में अनोखे मोहरे और आंखों में ठंडी चमक। उसने कहा कि उसके राज्य के कुछ व्यापारी अकबर के राज्य के व्यापारियों के साथ घटिया सौदे कर रहे हैं। उन पर जालसाजी और कम कीमत का माल बेचने का आरोप था। अकबर ने कहा कि यदि ये सही है तो न्याय मिलेगा, पर यदि ये झूठ है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। पर दूसरी ओर दरबार के कुछ मंत्रियों के चेहरों पर भय और नाजुकता की झलक थी, मानो किसी बड़े राज की परतें छिड़ने वाली हों। बीरबल ने महसूस किया कि यह मामला केवल व्यापार का नहीं, इसमें सत्ता का एक महीन खेल, ईर्ष्या और अतीत की पुरानी चोटें भी पैनी धागों की तरह बंधी हुई थी। कई दिनों में छोटे छोटे साक्ष्य सामने आए, कुछ पुराने बिल, कुछ गवाहों के बयान और 1-2 संदिग्ध संदेश। पर हर साक्ष्य में कुछ कमी नजर आती थी। किसी दस्तावेज में मिट्टी के धब्बे, किसी गवाह की स्मृति कमजोर और किसी के शब्दों में अनचाहा बदलवा। कुछ दरबारी, जिनके पास अक्सर सत्ता का झुकाव था, स्वयं को निर्दोष बताते रहे। खबर महल से बाहर तक फैली और लोगों के मन में संदेह जड़ने लगा। कुछ व्यापारी तो खुले तौर पर अपनी दुकानें बंद करने लगे और भीड़ में आह भी उठी कि क्या न्याय अब महलों के खेल का शिकार होगा। अकबर की व्यग्रता बढ़ी। वो चाहते थे कि सच जल्द सामने आए, पर वे जानते थे कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला जड़ को और गहरा कर देगा। बीरबल ने देखा कि दरबार की असल ज्ञानी शक्ति केवल तलवार नहीं, बल्कि समय की समझ, लोगों के दिल की आवाज सुनना और चालाकी से सच्चाई को बाहर लाना है। उसने योजना बनानी शुरू कर दी, पर वो सीधे जुर्म को नहीं पकड़ना चाहता था। वो जड़ तक जाना चाह रहा था, उस भूरी मिट्टी तक जहां से थोड़ा सा स्वार्थ और लालच पनपता था। पहला कदम था निरीक्षण। बीरबल ने दरबार के छोटे छोटे कामों पर ध्यान दिया।
किसकी गाड़ी किस वक्त बाहर जाती है, किस मंत्री के हाथ में कौन सा दस्तावेज मिलेगा, किस कवि की नज्म कब और किसके कानों तक पहुंचेगी। उसने कुछ भरोसेमंद नौकरों को मौन न्यायाधीश बना दिया। वे बिना कहे नोट लेते और छोटी छोटी बातें दर्ज करते। बीरबल जानता था कि अक्सर बड़े अपराध छोटे व्यवहारों में छिपे होते हैं। चोरी और धोखे की शुरुआत छोटी छोटी गलतफहमियों से ही होती है। इस तरह के निरीक्षण ने उसे संकेत दिए कि किसी ने जानबूझकर साक्ष्यों को इस तरह बदला है कि दोषी दूसरों की ओर उंगली उठाए और महल की शान बची रहे। पर समझदारी केवल निरीक्षण से नहीं आती, उसे लोगों के हृदय तक पहुंचना पड़ता है। बीरबल ने उन व्यापारियों से मिलने की ठानी जो आरोपों के शिकार थे। वो एक साधारण वेशभूषा में बाजार की गलियों में घुस गया, उनके साथ बैठकर चाय पी, उनकी वर्दी की गमछियों से उनके दुख सुने, उनकी कमाई और बच्चों की भूख का विवरण सुना। एक व्यापारी की आंखों में वो थकावट देखी जिसने अपनी इज्जत के लिए वर्षों ठाना था। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम कहते नहीं, पर डर और शर्म के बीच झूलता है। व्यापारी ने आखिरकार अपना दर्द सुनाया, कुछ पुराने ऋण, कुछ दबाव और उस रात की एक बैठक का जिक्र जहां किसी ने उन्हें सस्ते माल लेने को कहा और कहा कि ये विदेशी माल है, पर पति पत्नी की तरह वे चुप रहे, डर के कारण। ये सुनकर बीरबल ने महसूस किया कि कुछ लोग मजबूरी में बंध गए हैं, और यही मजबूरी दूसरे लोगों के कारण शक्तिशाली हो जाती है। उसने सोचा कि केवल दोषियों को पकड़ने से समस्या का हल नहीं होगा। अगर वे लोग जिन्हें मजबूरी के जाल में फंसाया गया उन्हें बचाया नहीं गया तो कल फिर वही खेल शुरू होगा। उसने योजना बनाई कि पहले वे मजबूत साक्ष्य जुटाएंगे, फिर आरोपियों के बीच दरार डालेंगे और अंत में जनता के सामने निष्पक्ष न्याय से चीजों को सुलझाएंगे। बीच में एक और मोड़ आया। महल के एक वरिष्ठ मंत्री पर भी संदेह की परछाई पड़ी। उस मंत्री का नाम वही था जिसने कई व्यापारियों को बचाया और कई बार अकबर की इच्छा के विरुद्ध काम किया। लोगों ने कहा कि शायद वही सब खेल रच रहा है ताकि वो कुछ राजनीतिक लाभ उठा सके। अकबर असहज हुए, पर बीरबल ने कहा कि आरोपों को बिना ठोस साक्ष्य के आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उसने उस मंत्री की दिनचर्या को छुपकर ट्रेस किया और पाया कि उसके कुछ रात के दौरे और गुप्त मुलाकातें हैं, पर वे मुलाकातें किसी धार्मिक स्थल पर थी जहां वह एक पुराने संत से मिलता था। बीरबल ने संत से मिलकर देखा और जाना कि मंत्री की छवि और आचरण में संदिग्धता के बजाय एक उलझी हुई कहानी थी। परिवार के कर्ज, राजनीतिक दबाव और एक छिपा हुआ भय जिसे उसने स्वीकार नहीं किया था। बीरबल ने महसूस किया कि हर मंत्री का जीवन सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि व्यक्तिगत चुनौतियों का युद्ध भी था। उसके बाद बीरबल ने जुआ खेला, पर बुद्धिमत्ता के साथ। उसने दरबार में एक नकली दस्तावेज फैलाया जिसमें विदेशी दूत द्वारा किए गए सौदों की एक सूची थी, पर वो सूची सच से थोड़ी अलग थी। उसमें कुछ नाम जोड़कर और कुछ हटाकर एक जाल बिछाया गया था। बीरबल जानता था कि जिन लोगों ने वास्तव में खेल रचा है वे गलती से ही सही परछाई छोड़ जाते हैं। दस्तावेज पर प्रतिक्रिया आने ही लगी। कुछ लोगों ने इसे देखा और हंसी की, कुछ ने चुप्पी का सहारा लिया और कुछ ने बिना सोचे समझे इसकी पुष्टि कर दी। यही वो दरार थी जिसे बीरबल पाना चाहता था। पत्थरों के संकेत के अनुसार नियम बनाए गए। बीरबल ने उन नियमों की देखरेख की और अकबर के साथ मिलकर मंथन किया कि कैसे ज्ञान को शक्ति और करुणा के साथ बांटा जाए। समय के साथ वो गुफा राजकथा बनकर रह गई। कोई कहता था कि वहां से जो भी ज्ञान मिला वो राजा की अंतरात्मा का हिस्सा बन गया। कोई कहता था कि बीरबल ने ही गुफा की असली रखवाली बनाई, पर सच्चाई ये थी कि सबसे रहस्यमयी गुफा ने अकबर और बीरबल को ये सिखाया कि असली खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब भी अकबर किसी कठिनाई में उलझता, बीरबल मुस्कुराकर कहता, महाराज, गुफा ने हमें जो पत्थर दिए, सहानुभूति, ईमानदारी, धैर्य और निर्णय, उन पर टिके रहिए। संसार अपने आप सही दिशा पकड़ लेगा।
यही कहानी अकबर के दरबार में एक ऐसी मिसाल बन गई जो सिखाती थी कि रहस्यों का सामना करने के लिए सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि दिल की गहराई और बुद्धि की स्पष्टता भी जरूरी है। और गुफा की खामोशी आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में गूंज उठती है, जैसे कोई पुरानी किताब धीरे से अपने पन्ने पलटती हो, याद दिलाने के लिए कि ज्ञान संरक्षित रखना फजीलत है, पर सही हाथों में देना और भी बड़ा कर्तव्य। दरबार में वही पुरानी हलचल थी, शोर, हंसी, कवियों की तुकें, मंत्रियों की फुसफुसाहटें और सैनिकों की गूंज। पर उस दिन हवा में कुछ अलहड़ सा तनाव भी था, जैसे कोई अनदेखा कुहासा सब कुछ ढाक रहा हो। अकबर के चेहरे पर पहले जैसी शांति नहीं थी। उनकी आंखों में कुछ अव्यक्त सवाल नजर आ रहे थे। बीरबल ने यह देखा और अपनी हल्की मुस्कान के पीछे गहराई छुपा ली। दरबार बचाने का वक्त आ गया था, न केवल ताज की रक्षा करने का, बल्कि जनता की आस्था और न्याय की शुद्धता बचाने का। सब कुछ तब घटा जब दरबार में एक विदेशी दूत आया, चमकीले कपड़ों में, हाथों में अनोखे मोहरे और आंखों में ठंडी चमक। उसने कहा कि उसके राज्य के कुछ व्यापारी अकबर के राज्य के व्यापारियों के साथ घटिया सौदे कर रहे हैं। उन पर जालसाजी और कम कीमत का माल बेचने का आरोप था। अकबर ने कहा कि यदि ये सही है तो न्याय मिलेगा, पर यदि ये झूठ है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। पर दूसरी ओर दरबार के कुछ मंत्रियों के चेहरों पर भय और नाजुकता की झलक थी, मानो किसी बड़े राज की परतें छिड़ने वाली हों। बीरबल ने महसूस किया कि यह मामला केवल व्यापार का नहीं, इसमें सत्ता का एक महीन खेल, ईर्ष्या और अतीत की पुरानी चोटें भी पैनी धागों की तरह बंधी हुई थी। कई दिनों में छोटे छोटे साक्ष्य सामने आए, कुछ पुराने बिल, कुछ गवाहों के बयान और एक दो संदिग्ध संदेश। पर हर साक्ष्य में कुछ कमी नजर आती थी। किसी दस्तावेज में मिट्टी के धब्बे, किसी गवाह की स्मृति कमजोर और किसी के शब्दों में अनचाहा बदलवा। कुछ दरबारी, जिनके पास अक्सर सत्ता का झुकाव था, स्वयं को निर्दोष बताते रहे। खबर महल से बाहर तक फैली और लोगों के मन में संदेह जड़ने लगा। कुछ व्यापारी तो खुले तौर पर अपनी दुकानें बंद करने लगे और भीड़ में आह भी उठी कि क्या न्याय अब महलों के खेल का शिकार होगा। अकबर की व्यग्रता बढ़ी। वो चाहते थे कि सच जल्द सामने आए, पर वे जानते थे कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला जड़ को और गहरा कर देगा। बीरबल ने देखा कि दरबार की असल ज्ञानी शक्ति केवल तलवार नहीं, बल्कि समय की समझ, लोगों के दिल की आवाज सुनना और चालाकी से सच्चाई को बाहर लाना है। उसने योजना बनानी शुरू कर दी, पर वो सीधे जुर्म को नहीं पकड़ना चाहता था। वो जड़ तक जाना चाह रहा था, उस भूरी मिट्टी तक जहां से थोड़ा सा स्वार्थ और लालच पनपता था। पहला कदम था निरीक्षण। बीरबल ने दरबार के छोटे छोटे कामों पर ध्यान दिया। किसकी गाड़ी किस वक्त बाहर जाती है, किस मंत्री के हाथ में कौन सा दस्तावेज मिलेगा, किस कवि की नज्म कब और किसके कानों तक पहुंचेगी। उसने कुछ भरोसेमंद नौकरों को मौन न्यायाधीश बना दिया। वे बिना कहे नोट लेते और छोटी छोटी बातें दर्ज करते। बीरबल जानता था कि अक्सर बड़े अपराध छोटे व्यवहारों में छिपे होते हैं। चोरी और धोखे की शुरुआत छोटी छोटी गलतफहमियों से ही होती है। इस तरह के निरीक्षण ने उसे संकेत दिए कि किसी ने जानबूझकर साक्ष्यों को इस तरह बदला है कि दोषी दूसरों की ओर उंगली उठाए और महल की शान बची रहे। पर समझदारी केवल निरीक्षण से नहीं आती, उसे लोगों के हृदय तक पहुंचना पड़ता है। बीरबल ने उन व्यापारियों से मिलने की ठानी जो आरोपों के शिकार थे। वो एक साधारण वेशभूषा में बाजार की गलियों में घुस गया, उनके साथ बैठकर चाय पी, उनकी वर्दी की गमछियों से उनके दुख सुने, उनकी कमाई और बच्चों की भूख का विवरण सुना। एक व्यापारी की आंखों में वो थकावट देखी जिसने अपनी इज्जत के लिए वर्षों ठाना था। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम कहते नहीं, पर डर और शर्म के बीच झूलता है। व्यापारी ने आखिरकार अपना दर्द सुनाया। कुछ पुराने ऋण, कुछ दबाव और उस रात की एक बैठक का जिक्र, जहां किसी ने उन्हें सस्ते माल लेने को कहा
और कहा कि ये विदेशी माल है। पर पति पत्नी की तरह वे चुप रहे, डर के कारण। ये सुनकर बीरबल ने महसूस किया कि कुछ लोग मजबूरी में बंध गए हैं, और यही मजबूरी दूसरे लोगों के कारण शक्तिशाली हो जाती है। उसने सोचा कि केवल दोषियों को पकड़ने से समस्या का हल नहीं होगा। अगर वे लोग जिन्हें मजबूरी के जाल में फंसाया गया उन्हें बचाया नहीं गया तो कल फिर वही खेल शुरू होगा। उसने योजना बनाई कि पहले वे मजबूत साक्ष्य जुटाएंगे, फिर आरोपियों के बीच दरार डालेंगे और अंत में जनता के सामने निष्पक्ष न्याय से चीजों को सुलझाएंगे। बीच में एक और मोड़ आया। महल के एक वरिष्ठ मंत्री पर भी संदेह की परछाई पड़ी। उस मंत्री का नाम वही था जिसने कई व्यापारियों को बचाया और कई बार अकबर की इच्छा के विरुद्ध काम किया। लोगों ने कहा कि शायद वही सब खेल रच रहा है ताकि वो कुछ राजनीतिक लाभ उठा सके। अकबर असहज हुए, पर बीरबल ने कहा कि आरोपों को बिना ठोस साक्ष्य के आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उसने उस मंत्री की दिनचर्या को छुपकर ट्रेस किया और पाया कि उसके कुछ रात के दौरे और गुप्त मुलाकातें हैं। पर वे मुलाकातें किसी धार्मिक स्थल पर थी जहां वह एक पुराने संत से मिलता था। बीरबल ने संत से मिलकर देखा और जाना कि मंत्री की छवि और आचरण में संदिग्धता के बजाय एक उलझी हुई कहानी थी। परिवार के कर्ज, राजनीतिक दबाव और एक छिपा हुआ भय जिसे उसने स्वीकार नहीं किया था। बीरबल ने महसूस किया कि हर मंत्री का जीवन सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि व्यक्तिगत चुनौतियों का युद्ध भी था। उसके बाद बीरबल ने जुआ खेला, पर बुद्धिमत्ता के साथ। उसने दरबार में एक नकली दस्तावेज फैलाया जिसमें विदेशी दूत द्वारा किए गए सौदों की एक सूची थी। पर वो सूची सच से थोड़ी अलग थी। उसमें कुछ नाम जोड़कर और कुछ हटाकर एक जाल बिछाया गया था। बीरबल जानता था कि जिन लोगों ने वास्तव में खेल रचा है वे गलती से ही सही परछाई छोड़ जाते हैं। दस्तावेज पर प्रतिक्रिया आने ही लगी। कुछ लोगों ने इसे देखा और हंसी की, कुछ ने चुप्पी का सहारा लिया और कुछ ने बिना सोचे समझे इसकी पुष्टि कर दी। यही वो दरार थी जिसे बीरबल पाना चाहता था। उसने एक एक कर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने दस्तावेज की पुष्टि की। किसी की आवाज कांपी, किसी ने आंखें झुकाई, किसी ने अर्थ बताते हुए फुसफुसाया कि ये सब उनकी मजबूरी थी। इस तरह वे चेहरे क्रमशः सामने आने लगे। पर सबसे महत्वपूर्ण खुलासा तब हुआ जब एक युवा नौकर ने, जिसे लोग अक्सर हर किसी के काम में व्यस्त मानते थे, किसी भी इतर इच्छाओं के बिना एक छोटी सी चीज देखकर बीरबल के पास चला आया। उसने बताया कि उसने एक रात महल की छत पर कुछ बक्से देखे थे। बक्सों पर वही विदेशी मोहरे थे और उनमें कुछ दस्तावेज थे। नौकर की सादगी और डर की झलक ने बीरबल के दिल को छू लिया। बीरबल ने उस बक्से की खोज करवाई और पाया कि उसमें नकल दस्तावेज, कुछ बैलेंस शीट और एक खास मोहरा था। वही मोहरा जिसे विदेशी दूत लेकर आया था। पर मोहरे पर कुछ छोटे छोटे निशान थे। वही निशान कुछ दरबारियों के गहनों पर भी मिलते थे। ये सीधा संकेत था कि कहीं न कहीं महल के अंदर कुछ लोग विदेशी दूत के नाम पर खेल रहे थे। बीरबल ने यह खुलासा चुपके से अकबर के सामने रखा और कहा कि अब समय आ गया है कि हम छल के पर्दे को खींच दें, पर बिना दहशत और बिना राजनीतिक उथल पुथल के। अकबर ने सार्वजनिक सुनवाई की बात सोची, पर बीरबल ने सुझाव दिया कि पहले वे दोषियों के मन में संशय और आपसी द्वेष पैदा करें ताकि वे स्वयं गलती स्वीकार करें। बीरबल ने महल में एक भव्य दावत रखी, नाचगान, कवि गोष्ठी और खेलों से सजी। पर इस दावत के बीचों बीच उसने एक नाटक करवा दिया। नाटक जिसमें एक राक्षस के रूप में भ्रष्टाचार दिखाया गया और उसे हराने वाले हीरो के रूप में काल्पनिक चरित्र ने पर्दा उठाया। नाटक के दौरान उसने कुछ ऐसे संवाद डाले जो सीधे उन संदिग्ध मंत्रियों की आदतों और बातों की नकल करते थे। ये मामला संवेदनशील था, पर बीरबल ने इसे इस सतर्कता के साथ किया कि निर्दोषों को भी बेवजह चोट न पहुंचे। नाटक शुरू होते ही कई लोगों के चेहरे उखड़ने लगे। जो लोग दोष में थे वे असहज हुए और उनके हाथ पांव टंग गए।
नाटक के पात्रों द्वारा कही गई कुछ बातों पर कुछ दरबारी अपनी कुर्सी पर घबराकर नजर जमा बैठे, और तभी बीरबल ने मंच पर एक छोटा सा दृश्य और खेला। एक नौकर ने मंच से गिरा हुआ एक मोहरा उठाया, ठीक वैसे ही जैसे वो तेजी से महल में एक कोने में गिरा था। समूचे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। ये वही मोहरा था, और उसकी पहचान ने कई निशानों की पुष्टि कर दी। दोषी घबराकर आपस में उलझे और कुछ ने गलती स्वीकार कर दी। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल का असली योगदान तब चमका जब उसने दोषियों के नाम सुनाने के बाद संभव सुधार का रास्ता दिखाया। उसने अकबर से कहा कि सार्वजनिक दंड के साथ साथ हमें उन लोगों को बचाने की भी जरूरत है जिन्हें दबाव में रखा गया था, उन लोगों को जिनके पास साक्ष्य के बिना ही जिंदगी खराब हो सकती थी। एक मौका देना होगा। बीरबल ने सुझाया कि जो भी व्यापारी बेईमानी के खेल में फंसा, उसे कर्ज मुक्ति और व्यापार पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया जाए। जिन मंत्रियों ने खेल रचा, उनके विरुद्ध जांच मिलेगी और उन्हें पद से हटाकर न्यायालय में पेश किया जाएगा। अकबर ने इस सुझाव को अपनाया। न्यायालय में मुकदमे चले, पर बीरबल ने सुनिश्चित किया कि मुकदमे पारदर्शी और निष्पक्ष हों। कई लोगों की सजा हुई, पर उनकी संपत्ति का एक हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए लगाया गया। कई व्यापारी मामूली दंड से बचे और उन्हें पुनः व्यापार का अवसर मिला। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पता चला कि विदेशी दूत स्वयं भी व्यापार के अंदर फंसा हुआ था। उसने कुछ ऐसे दस्तावेज बनवाए थे जिनसे महल के कुछ छोटे अधिकारियों को फंसाया जा सके और उनसे कुछ राजनीतिक लाभ उठाए जा सके। बीरबल ने दूत की चालों का पर्दाफाश करते हुए ये भी सुझाया कि विदेशी व्यापार के नियम और अधिक सख्त हों, ताकि भविष्य में ऐसी चालें कम हो। जब सारी गुत्थियां खुल गई और न्याय सुना दिया गया, तब दरबार में धीरे धीरे शांति लौटी। पर शांति केवल बाहरी शोर की कमी नहीं थी। लोगों के मन में भरोसा वापस आने लगा। अकबर ने सार्वजनिक घोषणा की कि वे ऐसे सभी व्यापारी और अधिकारियों के लिए नए नियम लागू करेंगे जिनसे आर्थिक प्रबंधन में पारदर्शिता और सच्चाई आएगी। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल चालाकी से चूक कराए गए अपराधियों को बेनकाब किया, बल्कि उन कारणों को भी उजागर किया जिनकी वजह से कोई अपराध करने को मजबूर हुआ। ये सीख महल के लिए बड़ी थी। शक्ति का प्रयोग सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्निर्माण के लिए भी होना चाहिए। समाप्ति में बीरबल ने दरबार को एक आखिरी पाठ पढ़ाया। उसने एक छोटी सभा में कहा कि कोई भी समाज तभी स्वस्थ रहेगा जब उसके भीतर सहानुभूति, न्याय और धैर्य हो। उसने बताया कि भ्रष्टाचार और छल तो सिर्फ परिणाम है। असली बीमारी अज्ञानता, गरीबी और भय है। अगर हम उन जड़ों पर काम करेंगे तो ही भविष्य में ऐसे संकट कम होंगे। अकबर ने बीरबल की बातों को गले लगाया और राज्य में कई सुधारात्मक नीतियां लागू करवाईं। व्यापार के नियम, नौकरशाही में पारदर्शिता और सबसे बढ़कर उन लोगों के लिए सहायता जो दबाव में आकर गलत कदम उठाते हैं। उस दिन के बाद दरबार सुरक्षित हुआ, न केवल तलवारों और सिपाहियों की वजह से, बल्कि समझदारी, न्याय और इंसानियत की वजह से। बीरबल की समझदारी ने दरबार को बचाया, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने ये दिखाया कि किसी भी समस्या का आखिरी समाधान सख्ती नहीं, समझदार कदम और मानवता भी होता है। लोग वर्षों तक उस घटना को याद रखते रहे और बीरबल की चालाकी के किस्से घर घर में गूंजते रहे, पर हर किस्से के पीछे वही बात छुपी रही। दरबार को बचाने के लिए सबसे पहले दिलों को बचाना पड़ता है। अकबर की सबसे बड़ी गलती बीरबल ने कैसे सुधारी। अकबर का राज्य सदियों से चर्चा का विषय रहा था। उसके उज्ज्वल दंड और उसकी दयालुता दोनों ही लोगों की जुबानों पर रहते थे। पर किसी भी राज्य की तरह यहां भी निर्णयों की जिम्मेदारी भारी थी, और एक पल की भूल कभी कभी कई दिलों के लिए भारी पड़ जाती थी। ये कहानी उसी एक गलती की है, उस गलती की जो अकबर ने अनजाने में कर दी, और वो गलती जिसने पूरे दरबार को झकझोर दिया। पर यह कहानी बीरबल की सूझबूझ और इंसानियत की भी है,
जिसने अंततः गलती को सुधारा और राज्य को फिर से रास्ता दिखाया। सब कुछ एक सर्दियों की सुबह से शुरू हुआ, जब अकबर के पास कुछ सूचनाएं आई कि राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में एक विपरीत दल उभर रहा है। उन सूचनाओं में कहा गया था कि कुछ बने बनाए विद्रोही गांवों में असंतोष फैला रहे हैं और वे एक बड़े अधिकारी के इशारों पर काम कर रहे हैं। अकबर का मन तंग हुआ। युद्ध के खतरों से वो कभी अनभिज्ञ नहीं रहता था। सिखाने के लिए, रोका टोका करने के लिए और राज्य के संत को बचाने के लिए अकबर ने जल्दबाजी में एक कठोर निर्णय लिया। उसने तुरंत आदेश दिए कि उक्त क्षेत्र के कुछ प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उन पर कठोर दंड सुनाया जाए ताकि विद्रोह की जड़ ही नष्ट कर दी जाए। उसने एक एक कर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने दस्तावेज की पुष्टि की। किसी की आवाज कांपी, किसी ने आंखें झुकाई, किसी ने अर्थ बताते हुए फुसफुसाया कि ये सब उनकी मजबूरी थी। इस तरह वे चेहरे क्रमशः सामने आने लगे। पर सबसे महत्वपूर्ण खुलासा तब हुआ जब एक युवा नौकर ने, जिसे लोग अक्सर हर किसी के काम में व्यस्त मानते थे, किसी भी इतर इच्छाओं के बिना एक छोटी सी चीज देखकर बीरबल के पास चला आया। उसने बताया कि उसने एक रात महल की छत पर कुछ बक्से देखे थे। बक्सों पर वही विदेशी मोहरे थे और उनमें कुछ दस्तावेज थे। नौकर की सादगी और डर की झलक ने बीरबल के दिल को छू लिया। बीरबल ने उस बक्से की खोज करवाई और पाया कि उसमें नकल दस्तावेज, कुछ बैलेंस शीट और एक खास मोहरा था। वही मोहरा जिसे विदेशी दूत लेकर आया था। पर मोहरे पर कुछ छोटे छोटे निशान थे। वही निशान कुछ दरबारियों के गहनों पर भी मिलते थे। ये सीधा संकेत था कि कहीं न कहीं महल के अंदर कुछ लोग विदेशी दूत के नाम पर खेल रहे थे। बीरबल ने यह खुलासा चुपके से अकबर के सामने रखा और कहा कि अब समय आ गया है कि हम छल के पर्दे को खींच दें, पर बिना दहशत और बिना राजनीतिक उथल पुथल के। अकबर ने सार्वजनिक सुनवाई की बात सोची, पर बीरबल ने सुझाव दिया कि पहले वे दोषियों के मन में संशय और आपसी द्वेष पैदा करें ताकि वे स्वयं गलती स्वीकार करें। बीरबल ने महल में एक भव्य दावत रखी। नाचगान, कवि गोष्ठी और खेलों से सजी। पर इस दावत के बीचों बीच उसने एक नाटक करवा दिया। नाटक जिसमें एक राक्षस के रूप में भ्रष्टाचार दिखाया गया और उसे हराने वाले हीरो के रूप में काल्पनिक चरित्र ने पर्दा उठाया। नाटक के दौरान उसने कुछ ऐसे संवाद डाले जो सीधे उन संदिग्ध मंत्रियों की आदतों और बातों की नकल करते थे। ये मामला संवेदनशील था, पर बीरबल ने इसे इस सतर्कता के साथ किया कि निर्दोषों को भी बेवजह चोट न पहुंचे। नाटक शुरू होते ही कई लोगों के चेहरे उखड़ने लगे। जो लोग दोष में थे वे असहज हुए और उनके हाथ पांव टंग गए। नाटक के पात्रों द्वारा कही गई कुछ बातों पर कुछ दरबारी अपनी कुर्सी पर घबराकर नजर जमा बैठे और तभी बीरबल ने मंच पर एक छोटा सा दृश्य और खेला। एक नौकर ने मंच से गिरा हुआ एक मोहरा उठाया, ठीक वैसे ही जैसे वो तेजी से महल में एक कोने में गिरा था। समूचे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। ये वही मोहरा था और उसकी पहचान ने कई निशानों की पुष्टि कर दी। दोषी घबराकर आपस में उलझे और कुछ ने गलती स्वीकार कर दी। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल का असली योगदान तब चमका जब उसने दोषियों के नाम सुनाने के बाद संभव सुधार का रास्ता दिखाया। उसने अकबर से कहा कि सार्वजनिक दंड के साथ साथ हमें उन लोगों को बचाने की भी जरूरत है जिन्हें दबाव में रखा गया था। उन लोगों को जिनके पास साक्ष्य के बिना ही जिंदगी खराब हो सकती थी, एक मौका देना होगा। बीरबल ने सुझाया कि जो भी व्यापारी बेईमानी के खेल में फंसा उसे कर्ज मुक्ति और व्यापार पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया जाए। जिन मंत्रियों ने खेल रचा उनके विरुद्ध जांच मिलेगी और उन्हें पद से हटाकर न्यायालय में पेश किया जाएगा। अकबर ने इस सुझाव को अपनाया। न्यायालय में मुकदमे चले, पर बीरबल ने सुनिश्चित किया कि मुकदमे पारदर्शी और निष्पक्ष हों। कई लोगों की सजा हुई, पर उनकी संपत्ति का एक हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए लगाया गया। कई व्यापारी मामूली दंड से बचे
और उन्हें पुनः व्यापार का अवसर मिला। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पता चला कि विदेशी दूत स्वयं भी व्यापार के अंदर फंसा हुआ था। उसने कुछ ऐसे दस्तावेज बनवाए थे जिनसे महल के कुछ छोटे अधिकारियों को फंसाया जा सके और उनसे कुछ राजनीतिक लाभ उठाए जा सके। बीरबल ने दूत की चालों का पर्दाफाश करते हुए ये भी सुझाया कि विदेशी व्यापार के नियम और अधिक सख्त हों, ताकि भविष्य में ऐसी चालें कम हो। जब सारी गुत्थियां खुल गई और न्याय सुना दिया गया, तब दरबार में धीरे धीरे शांति लौटी। पर शांति केवल बाहरी शोर की कमी नहीं थी। लोगों के मन में भरोसा वापस आने लगा। अकबर ने सार्वजनिक घोषणा की कि वे ऐसे सभी व्यापारी और अधिकारियों के लिए नए नियम लागू करेंगे जिनसे आर्थिक प्रबंधन में पारदर्शिता और सच्चाई आएगी। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल चालाकी से चूक कराए गए अपराधियों को बेनकाब किया, बल्कि उन कारणों को भी उजागर किया जिनकी वजह से कोई अपराध करने को मजबूर हुआ। ये सीख महल के लिए बड़ी थी। शक्ति का प्रयोग सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्निर्माण के लिए भी होना चाहिए। समाप्ति में बीरबल ने दरबार को एक आखिरी पाठ पढ़ाया। उसने एक छोटी सभा में कहा कि कोई भी समाज तभी स्वस्थ रहेगा जब उसके भीतर सहानुभूति, न्याय और धैर्य हो। उसने बताया कि भ्रष्टाचार और छल तो सिर्फ परिणाम है। असली बीमारी अज्ञानता, गरीबी और भय है। अगर हम उन जड़ों पर काम करेंगे तो ही भविष्य में ऐसे संकट कम होंगे। अकबर ने बीरबल की बातों को गले लगाया और राज्य में कई सुधारात्मक नीतियां लागू करवाई। व्यापार के नियम, नौकरशाही में पारदर्शिता और सबसे बढ़कर उन लोगों के लिए सहायता जो दबाव में आकर गलत कदम उठाते हैं। उस दिन के बाद दरबार सुरक्षित हुआ, न केवल तलवारों और सिपाहियों की वजह से, बल्कि समझदारी, न्याय और इंसानियत की वजह से। बीरबल की समझदारी ने दरबार को बचाया, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने ये दिखाया कि किसी भी समस्या का आखिरी समाधान सख्ती नहीं, समझदार कदम और मानवता भी होता है। लोग वर्षों तक उस घटना को याद रखते रहें और बीरबल की चालाकी के किस्से घर घर में गूंजते रहें, पर हर किस्से के पीछे वही बात छुपी रही। दरबार को बचाने के लिए सबसे पहले दिलों को बचाना पड़ता है। अकबर की सबसे बड़ी गलती बीरबल ने कैसे सुधारी। अकबर का राज्य सदियों से चर्चा का विषय रहा था। उसके उज्ज्वल दंड और उसकी दयालुता दोनों ही लोगों की जुबानों पर रहते थे। पर किसी भी राज्य की तरह यहां भी निर्णयों की जिम्मेदारी भारी थी, और एक पल की भूल कभी कभी कई दिलों के लिए भारी पड़ जाती थी। ये कहानी उसी एक गलती की है, उस गलती की जो अकबर ने अनजाने में कर दी, और वो गलती जिसने पूरे दरबार को झकझोर दिया। पर यह कहानी बीरबल की सूझबूझ और इंसानियत की भी है, जिसने अंततः गलती को सुधारा और राज्य को फिर से रास्ता दिखाया। सब कुछ एक सर्दियों की सुबह से शुरू हुआ, जब अकबर के पास कुछ सूचनाएं आई कि राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में एक विपरीत दल उभर रहा है। उन सूचनाओं में कहा गया था कि कुछ बने बनाए विद्रोही गांवों में असंतोष फैला रहे हैं और वे एक बड़े अधिकारी के इशारों पर काम कर रहे हैं। अकबर का मन तंग हुआ। युद्ध के खतरों से वो कभी अनभिज्ञ नहीं रहता था। सिखाने के लिए, रोका टोका करने के लिए और राज्य के संत को बचाने के लिए अकबर ने जल्दबाजी में एक कठोर निर्णय लिया। उसने तुरंत आदेश दिए कि उक्त क्षेत्र के कुछ प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उन पर कठोर दंड सुनाया जाए, ताकि विद्रोह की जड़ ही नष्ट कर दी जाए। ये निर्णय, जबकि बाहर से दृढ़ तथा आवश्यक नजर आता था, अंदर कुछ कमजोर बिंदु लिए हुए था। सूचनाओं की पुष्टि अधूरी थी और आरोपों के स्रोत को ठीक से परखा नहीं गया था। दरबार में कुछ मंत्रियों ने अकबर को समझाने की कोशिश की, पर किसी का दबाव ज्यादा था। राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोगों ने गलत सूचना फैलाई थी और वो सूचना अकबर की चिंता का ईंधन बन गई। जैसे ही गिरफ्तारी की घटनाएं हुई, ज्योतिर्मय दोपहर में अचानक अंधेरा सा छा गया। लोगों ने अपने रिश्तेदारों और मित्रों को बांधे पीटे देखा। उन पर आरोप थे राज्य के खिलाफ षड्यंत्र, विदेशी ताकतों के साथ समझौता और कर चोरी। पर जल्द ही
कुछ अनहोनी बातें उभर कर सामने आने लगी। 4-5 दिनों में गांवों से विरक्ति, परिवारों में भय और दुकानों पर खालीपन दिखने लगा। नागरिकों के चेहरों पर सवाल नजर आने लगे कि क्या सचमुच यही न्याय है जिसे महान सम्राट ने थोप दिया है? बीरबल, जिसने अकबर का साथ वर्षों से दिया था, इस हलचल को देखते हुए भीतर से चिंतित हुआ। उसने देखा कि अदालतों के दरवाजे पर टूटे दिलों की पंक्तियां लग रही हैं। वे लोग जो पकड़े गए थे, वे न केवल मामूली अपराधी थे, बल्कि कई मामलों में सम्मानित नागरिक थे। बीरबल ने उन्हीं लोगों के चेहरों में एक न एक छुपी तड़प देख ली। उसने अकबर के पास रिपोर्ट दी कि यह मामला साधारण नहीं है, पर अकबर उस समय इतने दबाव में थे कि उन्होंने सुना ही पर मानने की जल्दी नहीं की। फिर भी बीरबल ने हार नहीं मानी। उसने अपने तरीके से परखने की ठानी। ये केवल नियमता नहीं थी, ये मनुष्यों की जिंदगियों का प्रश्न था। उसने कुछ भरोसेमंद लोगों को चुना, पुराने नौकर जो वर्षों से दरबार के कामकाज को समझते थे, एक वृद्ध व्यापारी जिसकी ईमानदारी पर पूरे शहर का विश्वास था, और एक चुपके से काम करने वाली महिला जो गवाहों को बिना डरे से सुनने का हुनर रखती थी। इस छोटी सी इकाई के साथ बीरबल ने धीरे धीरे तहकीकात शुरू की। सबसे पहले उसने उन दस्तावेजों की पड़ताल करवाई जिनके आधार पर गिरफ्तारी हुई थी। उसने देखना चाहा कि क्या दस्तावेजों में हस्ताक्षर असली है, क्या उनकी तारीखें मेल खाती हैं, और क्या वे किसी निष्कपट स्रोत से आई थी। जांच में जल्दी ही कुछ अनियमितताएं सामने आई। कुछ कागजात में शिकने थी जो सही समय पर नहीं हुई थी। कुछ मोहरें ऐसी थी जिनके अंदर छोटे छोटे बदल किए गए थे। पर सबसे अहम बात यह थी कि जिन गवाहों के बयान पर ये मुकदमे चले, वे 1-2 चरित्रों के प्रभाव में आए हुए थे। चरित्र जो दरबार के अंदर बैठे हुए थे और जिनका फायदा किसी पुराने विवाद से हो सकता था। बीरबल ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि सत्ता का खेल था। किसी ने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों के नामों को दागदार किया था। बीच बीच में उन परिवारों की हालत देखकर बीरबल का मन बेचैन हो उठता। बच्चों की आंखों में भूख, बुजुर्गों की थकावट और महिला मत्स्याओं की अनिश्चित भविष्य की चिंता, ये सब बीरबल के दिल में गहरे उतर गए। उसने खुद अकबर से मिलकर कहा, महाराज, ये निर्णय बिना पूरी पड़ताल के लिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि न्याय हो तो हमें कागजातों के स्रोत और गवाहों की पहचान की गहरी जांच करनी होगी। पर अकबर ने उस समय कहा कि राज्य की शांति पहले जरूरी है। वे पापियों को दंडित करने का आदेश फिर से मान्य करना चाहते थे। बीरबल ने समझा कि उसे कुछ अजीब उपाय करने होंगे। सीधे टकराव से काम बिगड़ सकता था, इसलिए उसने चतुराई से एक योजना बनाई। उसने दरबार के कुछ हिस्सों में अफवाहों के रूप में कहे जाने वाले छोटे छोटे संकेत छोड़े, पर संकेत ऐसे कि सच धीरे धीरे सामने आ सके। उसने महल के आसपास कुछ नकली दस्तावेज रखवाए और ये जानकारी फैलाई कि यदि सच सामने आ गया तो बड़े इनाम और कृतघ्न के लिए रियायत दी जाएगी। बीरबल जानता था कि दोषी लोग अक्सर स्वयं से ही गलती पकड़ लेते हैं जब उन्हें सहज लाभ की आश दिखाई जाती है। उनकी लालच और घबराहट खुद उनका साथ छोड़ देती थी। इतने में बीरबल का दल कुछ और गहरे सुरागों तक पहुंच गया। एक छोटा सा गांव जिसके एक वृद्ध ने कहा कि उसने निर्दोषों के खिलाफ भड़काकर कुछ लोगों को जेल दिलवाने का आदेश उन किसी दरबारी के कहने पर ही दिया था। वृद्ध की आंखों में डर था। वो सब कहते नहाते डर कर जी रहा था। बीरबल ने धीरे से उससे बात की और उसकी चुनौतियां समझी। वो व्यक्ति कर्ज और धमकी के दबाव में था। इसी तरह और भी कहानियां मिली। किसी का बेटा जख्मी था और अस्पताल के खर्चों के लिए उसने झूठा बयान दिया। किसी ने जेल से बचने के लिए किसी दूसरे के नाम पर दस्तावेज बनवा दिए। धीरे धीरे बीरबल ने यह चित्र बनाया कि गलत सूचना किस तरह बनती है। एक छोटी जरूरत, फिर एक दबाव, फिर एक झूठ और अंत में पूरा पक्षपात। उसने राजदंड की कठोरता और दया के बीच संतुलन बिठाने का फैसला किया। उसने अकबर के समक्ष एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो सुनने में साहसिक था।
उन निर्दोषों को तुरंत रिहा कर दिया जाए और जिन लोगों ने झूठ बोला उन्हें पब्लिक सुनवाई में खड़ा किया जाए। किंतु उन झूठ बोलने वालों में भी कई ऐसे थे जो दबाव में थे। उनके लिए दो रास्ते हों, सजा या सुधार। अकबर ने बीरबल की बात पर सोच विचार किया। राज्य की प्रतिष्ठा और जनता का विश्वास दोनों ही दांव पर थे। आखिरकार अकबर ने फैसला किया कि वे दोषियों की पहचान के बाद न्याय करेंगे, पर प्रक्रिया खुलेपन और पारदर्शिता से होगी। ये निर्णय कई दरबारियों को नागवार गुजरा, पर जनता की नजर में ये निर्णय भरोसेमंद और न्यायप्रिय लगा। जांच फिर से शुरू हुई, पर इस बार पूरी सतर्कता के साथ। बीरबल ने उस वृद्ध व्यापारी को सार्वजनिक रूप से बुलाया और उससे पूछा कि उसने किस दबाव में आकर बयान दिया था। व्यापारी ने आंसुओं के साथ सच्चाई बताई कि उसके ऊपर ऋण का बोझ था और उसके परिवार को बचाने के लिए उसने झूठ बोला था। जब यह खुलासा हुआ तो दरबार में कुछ लोगों की चीख निकल पड़ी। किसी ने नामों की रक्षा के लिए वोट किया था, किसी ने अपनी राजनीतिक चाल चलने के लिए अन्याय का सहारा लिया था। पर बीरबल ने यहां भी पसीना नहीं बहाया। उसने कहा कि केवल दंड से कुछ नहीं होगा, हमें ऐसे तंत्र बनाने होंगे जिनसे कोई व्यक्ति कर्ज और दबाव के कारण गलत राह न पकड़े। उसने अदालतों में सहायता केंद्र खोलने का सुझाव दिया, जहां गरीब और दबाव में आए लोग बिना शर्म के मदद मांग सकें। उसने ये भी कहा कि जो लोग जानबूझकर और स्वतंत्र विचार से दूसरों के विरुद्ध झूठ फैलाते हैं, उन्हें कठोर सजा दी जाएगी, पर जो मजबूरी में काम किए उन्हें दंड के साथ साथ सुधार का अवसर मिलेगा। न्यायालय में कई सुनवाइयां हुई। कुछ लोगों ने सच स्वीकार किया, कुछ ने नामों का खुलासा किया और कुछ बड़े दरबारी जिनके नाम हिसाब किताब में आए उन पर भी सवाल उठे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक उच्च पदस्थ मंत्री का नाम आसपास गूंजा, जिसने अपने राजनीतिक दुश्मनों को बेनकाब करने के लिए झूठे साक्ष्य तैयार करवाए थे। उस मंत्री का गिरना केवल व्यक्तिगत नहीं था, उसके गिरने से दरबार के कई चालों की परत खुल गई। अकबर को यह देखकर कष्ट हुआ। उसने देखा कि उसकी जल्दबाजी ने कुछ निर्दोषों को पीड़ा दी थी और कुछ लोगों को मौका दिया था कि वे उसके निर्णय का गलत लाभ उठा लें। अकबर ने सार्वजनिक शमशान में महाराज की गरिमा के साथ नीतियां जारी की। उस मंत्री को पद से हटाया गया, कुछ दोषियों को कारावास का सामना करना पड़ा और कुछ को जमानत पर फिर से समाज में स्थापित करने के कार्यक्रम दिए गए। पर बीरबल का असली विजय तब आया जब उसने सामाजिक सुधार के लिए ठोस कदम उठाए। न्यायालयों में सहायता केंद्र खुले, गरीबों के ऋणों में छूट दी गई और उन नागरिकों को रोजगार और व्यापार के अवसर दिए गए जिनके कारण उन्होंने दबाव में आकर गलत कदम उठाए थे। राज्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। अकबर ने अपनी गलती का सच्चा अर्थ समझा। उसने देखा कि एक गलती केवल उसके लिए नहीं थी, वो गलती लोगों की जिंदगियों पर असर डालती थी। उसने अपने निर्णय लेने के ढांचे में पारदर्शिता और धीमी जांच की महत्ता को जोड़ दिया। बीरबल ने उसे सिखाया कि शक्ति के साथ संवेदनशीलता का मेल जरूरी है, कठोरता के साथ दया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई सालों के बाद भी उस घटना की गूंज रहती, पर अब वो गूंज शिकायत की नहीं बल्कि सीख की बन गई। लोग बीरबल की तारीफ करते और अकबर की भी, पर सबसे ज्यादा याद उस छोटे से व्यापारी की कही बात रही जिसने एक दिन बीरबल से कहा था, अगर आप नहीं आते तो मेरे बच्चों का भविष्य धुंधला जाता। उस छोट व्यापारी की सच्चाई और बीरबल की मानवीय नीति ने दरबार की शान और जनता का विश्वास फिर से जीता लिया। अंततः कहानी ये सिखाती है कि किसी भी महान शासक की सबसे बड़ी गलती उसकी जल्दबाजी होती है, पर सबसे बड़ी सुधर की कला यह है कि वो गलती कब और किस तरह स्वीकार की जाए और उससे क्या उपाय निकाले जाएं। बीरबल ने न केवल अकबर की गलती को सुधारा, बल्कि समाज के ताने बाने में वो मजबूती भी डाल दी जो भविष्य में ऐसी भूलों को रोक सके। न्याय, दया और सुधार, यही तीनों बीरबल ने मिलकर अकबर के शासन में स्थापित किए। और जब भी अकबर अपने महल की खिड़की से उस नगर का नजारा देखता, वो उस दिन की भूल
और उसकी सुधार की तस्वीर साथ में महसूस करता, न केवल दुख के साथ बल्कि उम्मीद के साथ भी। बीरबल ने एक बार फिर दिखा दिया कि बुद्धि और मानवता का मेल किसी भी गलती को ठीक कर सकता है, बशर्ते शासक में ईमानदारी हो, पश्चाताप का हौसला हो और सुधार की इच्छा हो।